हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर शुरू करेंगे और एंशिएंट से लेकर सभी मिडवल तक, मॉडर्न तक सब कवर करना है हमें। और ये आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, आरओ यारो का हो, या फिर यूपी पीसीएस का आप मेंस देने वाले हैं तो उसके लिए भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री में कितने पार्ट में हमें आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है। तो पहले हड़प्पाई कला के बारे में पढ़ना है, फिर मौर्यकालीन, फिर मौर्योत्तरकालीन, गुप्तकालीन और दक्षिण भारतीय जो कलाएं हैं उनको यहाँ पर कवर करना है। फिर मध्यकालीन जो इतिहास है उसमें दिल्ली सल्तनत वाली जो वास्तुकला या फिर चित्रकला जो चीज़ें, और फिर मुगल काल का पढ़ना है। आधुनिक काल में इंडो गोथिक शैली पढ़ना है और नौ रोमन शैली पढ़ना है। तो इतना चीज़ें पढ़ना है। अगर मेंस में भी आपसे पूछा जाता है तो इसी तरह से पहले ये चीज़ें बना के उसके बाद शुरू करेंगे। फिर हड़प्पाई कला के बारे में सबसे पहले वास्तुकला में क्या क्या चीज़ें हैं हड़प्पाई में। तो नगर विभाजन यहाँ पर होता था, दो भाग में नगरों को बांटा जाता था। अब ये इस तरह से रहता था, एक भाग जो रहता था ऊंचा उठा हुआ, ऊंचाई पर रहता था, ऊंचे टीले पर, और दूसरा जो है निचला नगर होता था। तो जो ऊंचाई पर रहता था उसको गढ़ कहा जाता था और निचला जो होता था उसको नगर कहा जाता था। गढ़ जो है ये दुर्गीकृत होता था। यहाँ पे जो प्रमुख भवन होते थे, जैसे अन्नागार हो गया, कोई भी प्रशासनिक भवन, वो गढ़ पर होते थे। और निचला भाग में सामान्य लोग रहते थे। ज़्यादातर जो श्रमिक बस्तियाँ वगैरह होती थी वो निचले भाग में रहती थी। और ये जो नगर विभाजन है, लगभग जितने भी हड़प्पाई नगर थे सब में नगर विभाजन इसी तरह से दो पार्ट में रहता था। अब इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे कालीबंगा का पूर्वी टीला, यहाँ पे ये वाला दुर्गीकृत हो गया, ये वाला दुर्गीकृत नहीं रहता था सभी में। कालीबंगा का जो पूर्वी टीला था, मतलब इधर वाला टीला, निचला टीला, ये भी दुर्गीकृत था। सभी में केवल गढ़ जो है होते थे वही दुर्गीकृत होते थे, लेकिन कालीबंगा में निचला वाला पार्ट भी दुर्गीकृत था। और सेकेंड चीज़ ये जो है अपवाद में कि लोथल और सुतकोटदा में दोनों क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर में थे। मतलब अभी तक जो हमने देखा था कि ये वाला केवल दुर्गीकृत होगा, यही रक्षा प्राचीर से ढका होगा, लेकिन लोथल और सुतकोटदा में दोनों एक ही में थे। इसके बाद धौलावीरा जो था ये तीन पार्ट में बटा हुआ था, जैसे गढ़ निचला भाग, इसके अलावा एक और भाग था। तो तीन तरह के भाग थे धौलावीरा में। चंद हुदड़ों से कोई भी दुर्ग नहीं मिला है। तो ये सब क्वेश्चन प्री में भी पूछे जाते हैं, चाहे यूपी पीसीएस हो, आरओ यारो हो, या कोई भी एग्जाम आप अपीयर होंगे तो उसमें ये चीज़ें पूछी जाती है कि कौन सा इसमें अपवाद स्वरूप क्या क्या चीज़ें थी। तो कालीबंगा जो है यहाँ पर पूर्वी टीला भी दुर्गीकृत था, और लोथल सुतकोटदा में दोनों जो है एक ही से था। फिर धौलावीरा में तीन पार्ट में बटा हुआ था। चंदहुदड़ों में कोई दुर्ग प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर आयताकार ग्रिड प्रणाली होती थी, जैसे सड़कें जो है समकोण पर काटती थी, सड़कें जो है समकोण पर काटती थी, इस तरह की ये नगर प्रणाली थी। फिर यहाँ पर घरों के जो दरवाजे और खिड़की होते थे वो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे, और इसका एक अपवाद है जो कि है लोथल। ये अपवाद याद रखना है कि लोथल में जो है मेन रोड की तरफ सब चीज़ें, मतलब खिड़की दरवाजे खुलते थे। लगभग सभी घरों में कुएं प्राप्त हुए हैं, पक्की ईंटों के मकान मिले हैं, जल निकासी की अच्छी व्यवस्था थी। लेकिन अब इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ जल निकासी की व्यवस्था कहाँ पर थी, तो धौलावीरा में थी। विशाल अन्नागार जो सबसे बड़ी इमारत है पूरी हड़प्पाई सभ्यता की, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और विशाल स्नानागार जो सबसे बड़ा धार्मिक स्थल था, ये धार्मिक स्नानागार हुआ करता था, और ये भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे, सीढ़ियों के साक्ष्य भी मिले हैं। सीढ़ियों के साक्ष्य से पता चलता है कि यहाँ पर 2 मंजिला भवन होते होंगे, तभी सीढ़ी की जरूरत पड़ती थी चढ़ने के लिए। ढकी हुई नालियाँ मिली, मतलब साफ सफाई का अच्छा ध्यान रखा जाता था। तो अगर हड़प्पाई वास्तुकला के बारे में कोई चीज़ पूछी जाए तो ये चीज़ें इसमें आ जाएंगी। बाकी एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा जाता है जो लगभग चीज़ें होती हैं। यहाँ पे हम सिर्फ आर्ट एंड कल्चर कवर कर रहे हैं कि जो चीज़ें इनके मतलब वास्तुकला से, चित्रकला से, इन सब चीज़ों से जो पूछा जाता है वो सब यहाँ पे देखेंगे। अब मौर्य कला के बारे में देख लेंगे। ये पहला ही पार्ट है, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। जितने भी पार्ट आएंगे सब एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, उसी में रहेगा। मौर्य कला में वास्तुकला के बारे में इसमें पीसीएस मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पिछली बार पूछा गया था। तो यहाँ पे वास्तुकला दो तरह से थी, एक दरबारी कला होती थी और एक लोकप्रिय कला होती थी। दरबारी कला जो है शासकों के द्वारा या फिर जो अधिकारी होते थे उनके द्वारा ये चीज़ें बनाई जाती थी, जैसे महल हो गया, स्तंभ हो गया, स्तूप हो गया, ये सब दरबारी कला में आते थे। और लोकप्रिय कला वो होती थी जो इंडिविजुअल कोई व्यक्ति बना रहा है, जैसे कोई मूर्ति कला है। मूर्ति कला कोई एक व्यक्ति बनाएगा, वो शासन की तरफ से नहीं होगा। मृदभांड हो गया, गुहा हो गया, गुहा मतलब गुफा, तो ये सब चीज़ें जो है ये लोकप्रिय कला के अंतर्गत आएंगी। और दरबारी में महल, स्तंभ और स्तूप आएगा। मौर्य वास्तुकला जो थी, ये वास्तुकला बौद्ध धर्म और जैन धर्म पे सबसे ज़्यादा केंद्रित थी, उसी से प्रभावित थी ये मौर्य काल की जो वास्तुकला थी। अब इसमें जो हमने देखा था अभी, जो दरबारी कला थी, इसमें पहला है महल। महल कैसे बनते थे, महल के बारे में जो खास चीज़ें, महल को प्रासाद कहा जाता है।
मेगास्थनीज और डायोडोरस ने चंद्रगुप्त के महल को एकबतना और सूसा के महलों से सुंदर कहा था। तो ये स्टेटमेंट सीधे सीधे आपको प्री में भी मिल सकता है, अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो उसमें भी जो है ये महल के बारे में ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि मेगास्थनीज और डायोडोरस जब आए थे तो उन्होंने चंद्रगुप्त के महल को एकबतना और सूसा के महलों से भी सुंदर कहा था। फायान जब आया था तो उसने अशोक के महल को देखकर कहा था कि इसको देवताओं के द्वारा बनाया गया है। मतलब इतना अच्छा महल बना था अशोक का कि उसने बोला कि फायान ने, चीनी यात्री था फायान, उसने कहा कि इसको देवताओं ने बनाया है। फिर बुलंदी बाग और कुम्हरार से महलों के अवशेष मिले। ये एक पॉइंट डाला जा सकता है कि बुलंदी बाग और कुम्हरार से जो मौर्यकालीन महल थे उनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुख्य रूप से ये जो महल होते थे लकड़ी से बने होते थे, किंतु अशोक के समय में पत्थरों का भी बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया है। मुख्यतः लकड़ी से होते थे लेकिन बाद में पत्थर से बनने लगे थे। अब स्तंभ के बारे में अगर आपको मेंस में पूछा जाता है तो जितने शब्द सीमा होती है उसी आधार पर इसको थोड़ा बहुत बढ़ा के भी लिख सकते हैं। चीज़ें यही रहेंगी स्टेटमेंट, और जैसे आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, इस तरह से किया जा सकता है इसको। स्तंभ की बात करें तो ये स्तंभ जो है मुख्यतः चुनार के बलुआ पत्थर से बने होते थे मौर्य काल में, और कुछ इतिहासकार मौर्यकालीन स्तंभों के निर्माण की प्रेरणा ईरान से मानते हैं। बोलते हैं कि मतलब ईरान से प्रभावित थे भारत के स्तंभ, लेकिन बल्कि दोनों जो हैं अलग अलग थे। ईरान के दूसरी तरह होते थे, यहाँ के दूसरी तरह। हमारे जो स्तंभ होते थे वो एकाश्म होते थे, मतलब एक ही पत्थर से बने हुए होते थे, उन्हीं को तराश के बनाया जाता था। और ईरान में जो है टुकड़ों का यूज़ किया जाता था, वहाँ पे जो है अलग अलग टुकड़ों को ऐड करके बनाते थे स्तंभ। और ये हमारे जो स्तंभ हैं ये पूरा अंदर से भरे हुए रहते थे, खोखले नहीं रहते थे, और ईरानी जो स्तंभ होते थे वो बीच में खोखले रहते थे। अब यहाँ पे स्तंभ अगर आपको मेंस में दिखाना है तो इसको बना भी सकते हैं। कैसे स्तंभ होते थे तो इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले नीचे जिसको मूठ कहा जाता है, और ये जो यहाँ पे उल्टा कमल बना होता था, उल्टा कोई भी फूल बना होता था तो यहाँ पे कमल है। कमल ललाट इसको बोलते थे, ललाट या फिर शीर्ष। उसके ऊपर जो है ये चक्र जैसा बना होता था जो कि बौद्ध धर्म का प्रतीक है, इसको बोलते थे शीर्ष फलक। और उसके ऊपर सबसे ऊपर जो है एक पशु होता था, कोई भी पशु हो सकता था। अब यहाँ पे एग्जाम्पल स्तंभ का, जैसे लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ, सारनाथ स्तंभ। सारनाथ स्तंभ सबसे ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहीं से हमारा जो अशोक का चिन्ह है वो लिया गया है, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। इसके अलावा यहाँ से ही जो हमारे झंडे के बीच में चक्र लगा रहता है 24 तीलियों वाला, वो भी यहीं से लिया गया है। और इसको देखने के लिए भी रखा गया है सारनाथ में। अगर आप कभी जाएँ बनारस तो सारनाथ जरूर देखिए, वहाँ पर ये स्तंभ अभी भी है। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह बने। देखिए ऊपर जो है जानवर के चित्र बने होते थे, पशुओं के चित्र, तो सारनाथ वाले में ऊपर 4 सिंह बने हुए हैं। और जो शीर्ष फलक है ये वाला चक्र, इस इधर वाले चक्र पर जो है 4 पशु बने हुए हैं, उनका अंकन किया गया है। दौड़ती हुई आकृति इनकी बनी है। 4 पशु कौन कौन से हैं तो पश्चिम में घोड़ा बना है, और उसके बाद पूर्व में जो है हाथी बना है, वृषभ जो है दक्षिण में बना है, शेर उत्तर में बना है, शेर उत्तर में, उसके बाद वृषभ दक्षिण में, पूर्व में हाथी, पश्चिम में घोड़ा। ये 4 जानवर बने, इनके नाम याद रखने हैं। यहाँ पे हमें स्तूप वास्तुकला को कवर करना है। तो सबसे पहले स्तूप वास्तुकला के बारे में, स्तूपों की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पे हुई, तो प्री में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मेंस में भी आपको लिखना ही पड़ेगा। तो वैदिक काल से ही स्तूपों का निर्माण शुरू हो गया था, और स्तूपों का यूज़ किया जाता था समाधान टीले के रूप में। यहाँ पे क्या रखा जाता था स्तूपों में, तो मृतकों के जो लोग मर जाते थे उनके अवशेष और उनकी राख को रखा जाता था। तो इसलिए वैदिक काल से ही स्तूपों का प्रारंभ हो गया था। लेकिन ये जो स्तूप हैं सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कब हुए थे, तो ये बौद्ध परंपरा के द्वारा सबसे ज़्यादा लोकप्रिय किए गए थे। बौद्ध धर्म से संबंधित सर्वाधिक स्तूप प्राप्त हुए हैं, और सबसे ज़्यादा स्तूप जो है किसके टाइम पे बने थे, तो अशोक के टाइम पे बने थे। मौर्य राजा था अशोक, उसके टाइम पे 84,000 से ज़्यादा स्तूप बने थे। अशोक ने सबसे ज़्यादा स्तूप का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कि बुद्ध जी के जब मृत्यु हो गई थी गौतम बुद्ध की, तो उसके बाद 9 स्तूप बनाए गए थे। ये 9 स्तूप बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 स्तूपों में उनके अवशेषों को रखा गया है। इनमें से 8 जो है उनकी मेधी में, मेधी अभी हम देखेंगे मेधी किसको कहते हैं, तो जिनमें से 8 की मेधी में बुद्ध के अवशेष है, मतलब उनके शरीर के पार्ट हैं, उनके अवशेष हैं। और 9वां जो स्तूप है बौद्ध धर्म से गौतम बुद्ध से संबंधित, उसमें उनके बर्तन को रखा गया था। तो बुद्ध के जीवन से संबंधित कितने स्तूप बनाए गए हैं, तो 9 स्तूप हैं, जिनमें से 8 में बुद्ध जी के अवशेष हैं और 9 में उनके बर्तन को रखा गया है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अब स्तूप का निर्माण कैसे होता है, ये आपको मेंस में ये आपको चित्र ही बनाना पड़ेगा। तो जैसे ये बनाए उस तरह से बना दीजिएगा। इधर जो है तोरण द्वार लगे हुए हैं, ये वाले तोरण द्वार है दोनों तरफ, और ये सब ऐसे ही दर्शाना है। और इधर ऊपर जो है ये अंडाकार, इसको अंड या फिर गुंबद कहा जाता है। आगे भी ये तोरण है, 4 तोरण होते थे, एक पीछे होगा। और ये नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं
इसको कहते हैं वेदिका। नीचे वाला सबसे जो पार्ट है इसको कहते हैं वेदिका, जो बाड़े बने रहते हैं चारों तरफ से। और ये वाला जो पार्ट है बीच में जो स्थान है चलने का, इसको कहेंगे प्रदक्षिणा पथ। जैसे हम मंदिरों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा पथ उसको कहा जाता है। तो उसी तरह से ये बना हुआ है। और यहाँ पे दोनों तरफ से सीढ़ियाँ, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इधर से चढ़ने के लिए भी, इधर से चढ़ने के लिए भी। ये ऊंचाई का स्थान है, तो इधर भी एक प्रदक्षिणा पथ है। 2 प्रदक्षिणा पथ है इसमें। थोड़ा आपको बस ये दिखाना रहेगा, अगर मेंस में आप लिख रहे हैं, कि जितने ये शब्द लिखे हैं उतने बस उसमें आ जाएं। ऊपर ये जो लगा रहता है 3 ऐसे लगे रहते हैं, इसको बोला जाता है छत्र, इसको बोलेंगे छत्र। और ये जो नीचे बीच में डंडी रहती है इसको कहते हैं यस्ती। और ये नीचे वाला जो पार्ट रहता है इसको कहा जाता है हर्मिका। तो ये कुछ शब्द हैं जो एकदम इसी तरह से याद रखने हैं। ये बाड़ा है, बाड़ा जो है लकड़ी के भी बनते थे और पत्थर के भी बनते थे, वो भी हम देखेंगे। तो इसको एक बार खुद से हाथ से बना के देख लीजिए। और थोड़ा बहुत गलत भी रहता है तो भी चलता है, बस जितनी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं वो चीज़ें आ जाएँ उसमें। नेक्स्ट बात करेंगे, सबसे पुराना स्तूप कौन सा है अगर कहा जाए तो पिपरवा का स्तूप, जो कि वर्तमान में सिद्धार्थनगर के अंतर्गत आता है। सबसे पुराना यही स्तूप है। मौर्यकालीन स्तूप जो है कौन कौन से हैं जो प्रमुख ज़्यादा फेमस हुए थे? सांची का स्तूप है, भरूच का स्तूप है, बोध गया है, सारनाथ है। सांची और भरूच मध्य प्रदेश में है, बोध गया बिहार में, सारनाथ हमारे उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। अगला यहाँ पे, अब ये तो स्तूपों की बात हो गई। यहाँ पे हम जो कवर कर रहे हैं पूरा आर्ट एंड कल्चर कवर कर रहे हैं, तो हमें गुफा भी पढ़ना पड़ेगा। गुफा स्थापत्य कैसे हुई थी मौर्य काल में, मौर्य काल के बारे में ही अभी हम पढ़ रहे हैं। तो मौर्य काल में गुफाएं जो है चट्टानों को काट कर बनाई गई थी। इन गुफाओं का प्रयोग जो है किसके लिए होता था? तो बौद्ध और जैन भिक्षुओं को रहने के लिए होता था, उनके विहार के रूप में या फिर वास करने के रूप में इन गुफाओं का यूज़ किया जाता था। कैसे बनती थी? चट्टानों को काट कर, उनको अलग से नहीं बनाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, मौर्य काल में जो गुफाएं रहती थी वो अंदर से पॉलिशदार रहती थी। अगर आप यूपीएससी का या यूपीपीसीएस का पेपर देंगे तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं। तो मौर्य काल में गुफाएं कैसे होती थी? तो पॉलिशदार अंदर से और अलंकृत होती थी, उसमें डिज़ाइन बनी रहती थी। आरओ यारो के लिए भी ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो बीच में फैक्ट आ रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे बराबर जो पहाड़ी है उस पर 4 गुफाओं का निर्माण अशोक ने करवाया था, जिसको दान दिया गया था। तो कौन कौन सी गुफा है? तो लोमस गुफा है, सुदामा गुफा है, कर्ण चौपार और विश्व झोपड़ी। इनमें से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी गुफा का निर्माण अशोक ने नहीं करवाया था? तो हो सकता है उसमें नागार्जुन गुफा दे दिया गया रहे। तो नागार्जुन गुफा का निर्माण अशोक के पोते दशरथ ने करवाया था और इसको आजीवकों को दान दिया था। अशोक ने जो करवाया था लोमस गुफा, सुदामा गुफा, कर्ण चौपार और विश्व झोपड़ी, 4 गुफाओं का निर्माण अशोक ने करवाया था। और उनके पोते ने दशरथ ने जो है नागार्जुन गुफा का निर्माण कराया था। अब ये गुफाओं की बात हो गई मौर्य काल की। अब इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो गुफाएं वगैरह हैं मौर्य काल की। मौर्य काल से इतने क्वेश्चन आएंगे। अब जो मौर्य काल का ही मृदभांड देख लेते हैं। बर्तन, जो मिट्टी के बर्तन होते थे उनको मृदभांड कहा जाता था। तो काले पॉलिशदार मृदभांड का यूज़ किया जाता था, काले मृदभांड का, और एकदम चिकने होते थे वो। विलासिता की वस्तु के रूप में उनका यूज़ किया जाता था, मतलब ये लग्जरियस एक बर्तन कहे जाते थे। और इनके अवशेष हमारे यूपी के कौशाम्बी से भी प्राप्त हुए हैं और इसके अलावा बिहार के पाटलिपुत्र से भी, कौशाम्बी और पाटलिपुत्र से मृदभांड के अवशेष प्राप्त हुए हैं मौर्यकालीन। अब मूर्तिकला की बात करें, कैसे मौर्यकालीन मूर्तिकला होती थी। अब जो हम ये पढ़ रहे हैं ये सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, जैसे पिछली बार जो पूछा गया था कि मौर्य काल के बारे में, उसकी वास्तुकला के बारे में पूछा गया था। अब इसमें ही हम कल वाला भी वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मौर्य काल की वास्तुकला हमें पढ़ना है तो क्या क्या चीज़ें उसमें दिखानी पड़ेंगी। उसमें स्तंभ भी दिखाना पड़ेगा, गुफा भी दिखानी पड़ेगी, स्तूप भी, मृदभांड भी, मूर्तिकला भी। तो मूर्तिकला जो है यक्ष यक्षिणी की यहाँ पर मूर्तियाँ बनती थी। ज़्यादा जो मूर्ति बनी थी यक्ष यक्षिणी की मूर्ति बनी थी। और ये मूर्तियाँ कहाँ पे बनती थी ज़्यादातर? तो जो तोरण होते थे स्तूप में और मेधी होता था वहीं पे ये मूर्तिकला को दर्शाया जाता था। और यहाँ पे जो मौर्य काल में मूर्तिकला होती थी वो हिंदू धर्म से भी संबंधित थी, जैन से भी, बौद्ध से भी। तो तीनों धर्म से संबंधित मूर्तियाँ इस टाइम पे बनी थी। तो ये इतनी 6 बात हो गई जो कि मतलब वास्तुकला से संबंधित है मौर्य काल के। अब मौर्योत्तर काल में जब मौर्य वंश का पतन हो गया उसके बाद शुंग वंश आया था, जो मौर्य वंश का अंतिम राजा जो बृहदत्त था उसकी हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने और शुंग वंश की स्थापना की थी। उसके बाद भी कई सारे वंश आए, कुषाण वंश वगैरह बहुत सारे वंश आए छोटे छोटे। तो उसको एक साथ हम पढ़ते हैं मौर्योत्तर कालीन वास्तुकला के अंतर्गत। अब मौर्योत्तर काल में चैत्य और विहार दोनों के निर्माण किए गए थे। अभी तक हमने मौर्य वंश में देखा था कि केवल विहार बनाए जाते थे, चैत्य की बात नहीं थी। विहार जो है ये मौर्य काल से ही प्रचलित थे, लेकिन अब चैत्य भी बनने लगे थे मौर्योत्तर काल में।
मौर्य वंश के बाद में। अब चैत्य क्या होते थे, बिहार क्या होते थे, ये देख लीजिए। चैत्य जो है ये आयताकार प्रार्थना स्थल हुआ करते थे, यहाँ पे पूजा की जाती थी, पूजा स्थल होते थे। और एक चीज़ विशेषता रहती थी चैत्य की कि चैत्य के केंद्र में एक स्तूप होता था। ये स्टेटमेंट आ सकता है सीधे, चैत्य में स्तूप होता है या नहीं, तो चैत्य में स्तूप भी बने होते हैं लास्ट में, बीच में। और बिहार में जो है यहाँ पे स्तूप वगैरह का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। बिहार में जो है जैन और बौद्ध जो भिक्षु रहते थे उनके रहने के स्थान को बिहार कहा जाता था। ज़्यादातर जो बौद्ध रहते थे उनके रहने के स्थान को बिहार कहते थे और पूजा के स्थान को चैत्य कहा जाता था। अब यहाँ पे मौर्योत्तर कालीन वास्तुकला के बारे में, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौर्योत्तर काल में बनी थी, तो कार्ले में चैत्य बना था। कार्ले का चैत्य काफ़ी फेमस है। 2 मंजिला बिहार के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। 2 मंजिला यहाँ पे चैत्य भी बना है कार्ले में, और यहीं पे एक बिहार का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। 2 मंजिला बिहार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके अलावा अजंता की गुफाएं बनी थी इस टाइम पे। कितनी अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी है, तो 29 गुफाएं हैं अजंता की टोटल, जिसमें से 25 जो है ये बिहार है और 4 गुफाएं चैत्य के रूप में डेवलप की गई थी। देखिए ये पूरा नंबर याद रखेगा, 29 गुफाएं हैं, 25 इसमें बिहार, 4 चैत्य। 3 मंजिला बिहार भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कार्ले से हमें 2 मंजिला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और अजंता से हमें 3 मंजिला बिहार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, उदयगिरी और खंडगिरी की भी गुफा मौर्योत्तर कालीन गुफा ही है। और इसको जो है, अब मौर्योत्तर काल की हम बात कर रहे हैं तो इसमें कई सारे वंश, कई सारे राजा आ जाएंगे, बहुत सारा एरिया भी आ जाएगा। तो उदयगिरी और खंडगिरी वाला जो गुफा है इसका निर्माण जो है राजा खारवेल के संरक्षण में हुआ था। राजा खारवेल के, जो कि कलिंग के राजा थे, ये हम एंशिएंट हिस्ट्री में कवर करेंगे। यहाँ पे हम आर्ट एंड कल्चर कवर कर रहे हैं, तो बस इतना याद रखिए कि उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं का निर्माण मौर्योत्तर काल में राजा खारवेल के संरक्षण में हुआ था। और यहीं उदयगिरी की गुफा के पास जो है हाथी गुम्फा अभिलेख भी प्राप्त हुआ है, जिसमें राजा खारवेल का जो भी इनकी उपलब्धि थी वो सब इसमें वर्णित है हाथी गुम्फा के अभिलेख में। अब पूछा जाए हाथी गुम्फा का अभिलेख कहाँ मिलेगा हमें वर्तमान में, तो कलिंग किसको कहा जाता है, उड़ीसा को, तो वहीं पे मिलेगा। और यहाँ पे हाथी गुम्फा अभिलेख में जो लिपि उत्कीर्ण है ये ब्राह्मी लिपि में ये पूरा हाथी गुम्फा का अभिलेख है। तो उदयगिरी और खंडगिरी गुफा जो है उड़ीसा में स्थित है। एक और उदयगिरी गुफा है जो काफ़ी बाद में बनी थी, वो हम बाद में देखेंगे, मध्य प्रदेश की गुफा है। 2 उदयगिरी है, एक ये वाला जो है उड़ीसा वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे स्तूप का, जो मौर्योत्तर काल में जो स्तूप, अभी तक हमने देखा था मौर्य काल में स्तूप जो बने थे। अब यहाँ पे मौर्योत्तर काल में क्या हुआ कि ये अधिक अलंकृत हो गई। स्तूप तो पहले भी बनते थे, लेकिन स्तूपों को अलंकृत कर दिया गया था मौर्योत्तर काल में। लकड़ी जहाँ जहाँ लगी होती थी वहाँ पे पत्थर का प्रयोग किया जाने लगा। जैसे कि जो भरहुत का स्तूप था या फिर सांची का जो स्तूप का तोरण था, उस सब को ईंट और पत्थर से बनाया गया था। ईंट और पत्थर से बना दिया गया, मतलब जहाँ पे लकड़ी का यूज़ हुआ था वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर का यूज़ किया जाने लगा, उसको सजा दिया गया, अलंकरण हुआ। तो पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक स्तूपों का अलंकरण किस काल में हुआ था, तो शुंग वंश के टाइम पे हुआ था। अलंकरण किया गया शुंग वंश में, वो बना था मौर्य काल में। नेक्स्ट बात करेंगे हम मौर्योत्तर काल की मूर्ति कला कैसी थी, तो इनसे जो है सीधे सीधे पूछा जाता है कि इन तीनों में अंतर बताइए। गांधार कला या फिर मथुरा कला और अमरावती शैली में क्या क्या अंतर थे। मूर्ति कला जो है मुख्यतः मौर्योत्तर काल में 3 शैलियों में विकसित हुई थी। एक होती थी गांधार शैली, दूसरी मथुरा शैली, तीसरी अमरावती शैली। अब यहाँ पे इन्हीं तीनों का डिफरेंस हमें देखना है। तो ज़्यादातर ये जो मूर्तियाँ बनी थी सब गौतम बुद्ध जी के जीवन पर आधारित मूर्तियाँ थी, उनकी खुद की मूर्ति या फिर उनकी जो कथाएँ होती थी उन पर आधारित मूर्ति। तो मौर्योत्तर काल में ऐसी ही मूर्ति का निर्माण हुआ था। तो गांधार कला की बात करें तो इनमें जो मूर्तियों का निर्माण हुआ था वो यूनानी और हेलेनिस्टिक कला का प्रभाव इस पर था। गांधार जो कला शैली थी इस पे जो है ये हमारी स्वदेशी शैली नहीं थी, इस पे यूनानी प्रभाव था। और जो मथुरा शैली थी और अमरावती शैली थी यहाँ पर स्वदेशी प्रभाव था। स्वदेशी शैली में मथुरा और अमरावती का निर्माण हुआ था, जो उनमें जो मूर्तियाँ बनती थी उनका निर्माण हुआ था। जो गांधार शैली थी उसमें नीले धूसर बलुआ पत्थर का यूज़ किया जाता था गांधार शैली में, और मथुरा शैली में लाल बलुआ पत्थर, चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का यूज़ किया जाता था। और जो अमरावती शैली थी उसमें सफ़ेद संगमरमर का यूज़ किया जाता था। तो तीनों यहाँ पर बता सकते हैं कि गांधार शैली में नीले धूसर बलुआ पत्थर से मूर्तियों का निर्माण हुआ था, मथुरा शैली में चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर से, और अमरावती शैली में सफ़ेद संगमरमर से मूर्तियों का निर्माण किया गया। अब यहाँ पे गांधार शैली के बारे में ग्रीक रोमन देवताओं के मंदिर से प्रभावित बौद्ध चित्रकला का यहाँ पर अंकन किया गया था। ये पूरा जो है विदेशी कला से प्रभावित थी गांधार कला। तो इसमें जो है ग्रीक रोमन जो देवता थे उनके मंदिरों से जो चित्रकला वगैरह थी वहाँ से लिया गया था इनको। यहाँ पे जो चित्रकारी वगैरह की गई थी वो रोमन प्रभावित थी। और यहाँ पे मथुरा शैली की बात करें तो यहाँ पर तीनों धर्मों जैसे हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म का जो है हमारे इंडियन जो धर्म थे उनका प्रभाव उसमें देखा गया है।
और अमरावती जो शैली थी इसमें जो है पूरी तरह से पूर्ण रूप से मुख्य रूप से जो है बौद्ध धर्म का ही प्रभाव था, हिंदू जैन का उतना अस्तित्व नहीं था। अमरावती शैली में जितनी मूर्तियाँ या फिर जो भी चीज़ें बनी वो बौद्ध धर्म से ही प्रभावित थी। अगला बात करेंगे, कुषाण वंश का ने इसको जो है गांधार शैली को संरक्षण प्रदान किया था, और मथुरा शैली को भी, गांधार शैली और मथुरा शैली दोनों याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में सबसे ज़्यादा मूर्तियां गांधार शैली और मथुरा शैली में ही बनी है, और दोनों को जो है कुषाण शासकों का ही संरक्षण प्राप्त था, ज़्यादातर कनिष्क का संरक्षण प्राप्त था। और यहाँ पर देखिए जो अमरावती शैली थी, अमरावती शैली कहाँ होगी, जैसे वर्तमान में आंध्र प्रदेश में अमरावती है, तो वहाँ पे कौन सा शासक था, तो सातवाहन शासकों का वहाँ पे राज था, तो सातवाहन शासकों द्वारा इसको संरक्षण प्रदान किया गया था अमरावती शैली को। नेक्स्ट बात करेंगे, बुद्ध की मूर्ति को आध्यात्मिक मुद्रा में दर्शाया गया है गांधार शैली में। गांधार शैली में गौतम बुद्ध जी को एकदम बहुत आध्यात्मिक रूप से ऐसे बैठे हुए या खड़े हुए भी अगर दिखाया गया है, तो आंख आदि खुली आदि बंद है, कम आभूषण पहने हुए हैं, सिर पर जटा है, आभा मंडल है, पीछे जो है जो चमकता रहता है भगवान के पीछे, तो वो आभा मंडल भी इसमें गांधार शैली का मुख्य लक्षण है, आभा मंडल। आधी बंद आंख के साथ इनको गौतम बुद्ध जी को दिखाया गया है। और जो हमारी मथुरा शैली है उसमें गौतम बुद्ध को प्रसन्नचित, शरीर हष्टपुष्ट। अब यहाँ पे हष्टपुष्ट से तात्पर्य है कि हमारे जो वर्तमान में जो पुरुष होते हैं, ज़्यादातर लोगों के जो है पेट निकले रहते हैं, नाभि दिखती रहती है, मोटे होते हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा सा थुलथुला शरीर इसमें दिखाया गया है गौतम बुद्ध का मथुरा शैली में। और इसमें आभा मंडल नहीं है, तंग कपड़े के साथ पद्मासन में दिखाया गया है। ज़्यादातर जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं मथुरा शैली में ऐसी हैं, तो यहाँ पे आभा मंडल वगैरह, आधी बंद आँख, आधी खुली आँख, ये चीज़ याद रखिएगा जो गांधार शैली और मथुरा शैली का डिफरेंस है। और अमरावती शैली में गौतम बुद्ध जी की अलग से मूर्ति नहीं बनी है, ज़्यादा जातक कथाओं को मूर्तियों के माध्यम से दिखाया गया है अमरावती शैली में। मतलब गौतम बुद्ध जी के जीवन पर आधारित जो बहुत सारे ऐसे काम हुए थे जिनको अलग अलग मूर्तियों के माध्यम से, कई क्रियाकलापों के माध्यम से दिखाया गया है। उसमें एक सिंगल मूर्ति नहीं है, बहुत सारे ऐसे मंदिरों के सामने ऐसे बना है, कहीं पे मतलब जो गुफाएं वगैरह हैं उसमें बहुत सारे ऐसे मूर्तियों को उत्कीर्ण किया गया है। तो जातक कथाओं पर आधारित है अमरावती शैली। तो ये इतनी शैलियाँ जो हमने अभी देख ली, ये मौर्योत्तर काल तक हमने कर लिया। अब अगला जो हमें करना है वो गुप्त काल की चीज़ें कवर करनी है। चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले गुप्त काल को भारतीय वास्तुकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। भारतीय वास्तुकला का स्वर्णिम युग किसको कहते हैं, तो गुप्त काल को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे वास्तुकला का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था, उनमें से भी गुफाओं का विकास सबसे ज़्यादा हुआ था। और इस काल में जो है वास्तुकला की जो मंदिर वाली शैली थी, मंदिर वास्तुकला अपने चरम स्थिति पर पहुंच गई थी गुप्त काल में। जैन मंदिर भी बनते थे, बौद्ध मंदिर भी बनते थे, हिंदू मंदिर भी बनते थे। इसके अलावा वास्तुकला के बारे में और देखते हैं गुप्त काल में। तो गुफाओं का निर्माण हुआ था। गुफाएं जो थी उनमें चित्रकारी की जाती थी। चित्रकारी की विशेषता थी गुप्त काल में, भित्ति चित्र जिसको कहा जाता था, भित्ति चित्र बनते थे। वैसे तो गुफाएं पहले भी बनती थी, गुफाओं का निर्माण पहले भी होता था, जो हमने देखा था उड़ीसा के जो उदयगिरी की गुफा थी, खंडगिरी की गुफा थी, वो सब हमने देखा था। इसके अलावा अशोक ने भी बनवाई थी, दशरथ उनके पोते ने भी बनवाई थी बराबर की जो गुफाएं, नागार्जुन गुफाएं, ये सभी जो हैं पहले भी बनती थी। लेकिन ये जो गुप्त काल में जो गुफाएं बनने लगी उसके अंदर चित्रकारी बहुत ज़्यादा होने लगी। अब इसमें जो सबसे फेमस गुफा है वो है अजंता की गुफा, जिसका निर्माण हुआ था 200 से 650 ईस्वी के बीच में। मतलब टाइम पीरियड लगभग इतना ही रहता है, एग्जैक्ट आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये स्थित है। किस नदी के किनारे है, तो वघोरा नदी के किनारे हैं अजंता की गुफाएं। और ये सह्याद्री जो पर्वत श्रेणियां हैं उनको काट कर इनका निर्माण किया गया है। अजंता गुफाओं का निर्माण सह्याद्री पर्वत श्रेणियों को, सह्याद्री किधर होगा, तो ये मान लीजिए पश्चिमी घाट है, तो यही वाला एरिया जो महाराष्ट्र वाला एरिया है इसको सह्याद्री कहा जाता है। तो यहीं पर जो पर्वत श्रेणियाँ उनको काट कर इनका निर्माण किया गया है। अब इसमें जो पूछा जाता है और चीज़ें जो अजंता के बारे में कि टोटल गुफाओं की संख्या इसमें कितनी है, तो 29 गुफाएं टोटल, जिनमें से 25 विहार बने। विहार क्या होते थे, तो जो बौद्ध भिक्षु के रहने के स्थान को विहार कहा जाता था, हम पहले देख चुके हैं इसको। तो 25 विहार बने हैं और 4 इसमें चैत्य हैं, सभी जो है बौद्ध धर्म पर आधारित है। तो अजंता की गुफाएं जो है किस पर आधारित हैं, बौद्ध धर्म पर आधारित हैं। और ये जो गुफाओं का निर्माण हुआ था, कहा तो जाता है ये गुप्त काल में हुआ था, लेकिन गुप्त काल में केवल एक जगह पर सीमित नहीं था। दक्षिण तक उस टाइम पे जो राजवंश फैले हुए थे दक्षिण भारत तक, सबका योगदान इसमें था। तो जो मेनली जो अजंता की गुफा में जिसका योगदान रहा था वो थे वाकाटक राजा। वाकाटक राजा में भी एक इम्पॉर्टेंट है जिनका नाम है हरिसेना। हरिसेना या हरिसेन कह सकते हैं। तो ज़्यादातर जो पूछा जाता है, लिखा रहता है वाकाटक राजाओं के संरक्षण में इनका चित्रांकन किया गया था। और अजंता में जो चित्रकारी हुई है, किस चित्रकारी का प्रयोग किया गया है, तो फ्रेस्को चित्रकारी का प्रयोग किया गया है। फ्रेस्को चित्रकारी क्या होती है, जिसमें जो भूसी होती है और गोबर होता है उसको मिक्स करके लेप लगाते हैं पहले, उसके बाद फिर उसके ऊपर चूने का जो है उसको चढ़ाते हैं
कलर चलाते हैं, मतलब वाइट कलर, उसके बाद फिर उस पर कलाकारी जो की जाती है, इसी को कहा जाता है कि फ्रेस्को चित्रकारी। और इसमें जो है ये जो गुफाएं हैं, इनमें से 5 गुफा जो है हीनयान से संबंधित है। टोटल जितनी 29 गुफाएं हैं उनमें से 5 हीनयान से संबंधित है और बाकी की जो 24 हैं वो महायान से संबंधित है। महायान में क्या कहा जाता था कि गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा होती थी और उनको भगवान माना जाता था, और हीनयान में जो है उनको एक महापुरुष के रूप में देखा गया है, इस व्यक्ति के मतलब एक इंसान के रूप में कहा गया है, और महायान में उनको भगवान कहा गया है। तो ये दोनों डिफरेंस है। तो 5 गुफाएं हीनयान से संबंधित है, बाकी की 24 जो हैं ये महायान से संबंधित है। और यहाँ पे जो चित्रकारी की जाती थी उसमें किसका यूज़ करते थे, तो वनस्पति का जो कलर होता था, जो अलग अलग जो पेड़ पौधों के कलर निकाले जाते थे, खनिज के कलर, जो मिनरल्स के कलर निकाल के इनका निर्माण, इनकी चित्रकारी जो है की जाती थी। और रूपरेखा जो कैसी बनाई जाती थी, तो रूपरेखा इनकी लाल रंग से बनाई जाती थी, उसके बाद आंतरिक रंग भरे जाते थे, मतलब जो बैकग्राउंड है इनका रेड कलर से, उसके बाद बाकी चीज़ें उसके बाद भरी जाती थी, बाकी के कलर। अब एक विशेषता है अजंता की गुफा की कि यहाँ पर नीले रंग का प्रयोग नहीं किया गया, इसको आप अलग से मेंशन करेंगे अगर मेंस लिख रहे हैं तो इससे ज़्यादा आपका मतलब आंसर जो है अच्छा लगेगा। नीले रंग का उपयोग जो है अजंता गुफाओं में नहीं हुआ है। अब कुछ प्रसिद्ध यहाँ पर गुफा नंबर हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे गुफा नंबर 16, अजंता की गुफा नंबर 16 जो है ये मरणासन राजकुमारी का चित्र इसमें दर्शाया गया है, और कहा जाता है कि सबसे उत्कृष्ट ये कलाकृति है, मतलब जब से सबसे अच्छी पेंटिंग यही वाली की गई है, जहाँ पे मरणासन मतलब मरने वाली एक राजकुमारी की फोटो है, और ये गुफा नंबर 16 में है अजंता के। इसके अलावा गुफा नंबर 19 में जो है नागराजा और उनकी पत्नी का चित्र दर्शाया गया है। गुफा नंबर 26 जो है यहाँ पर बुद्ध का जो है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यहाँ पे दर्शाया गया है, जो 26 नंबर गुफा है उसमें। तो 16 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये तो हो गई अजंता की गुफाएं, ये चीज़ें जरूर पूछी जाती हैं, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे एलोरा गुफा के बारे में, अजंता के बारे में सब चीज़ें देख ली। अब एलोरा के बारे में हमें देखना है, तो एलोरा जो है ये अजंता गुफाओं से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और ये भी सह्याद्री पर्वत श्रेणियों को काटकर बनाई गई है। सह्याद्री पर्वत श्रेणी हमने देखा था कहाँ पर है, तो इन्हीं श्रेणियों को काटकर एलोरा गुफाओं का निर्माण किया गया है। अब एलोरा गुफाओं की संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या है 34 संख्या है, मतलब अभी तक हमने अजंता वाला जो देखा था उसमें 29 गुफाएं थी, और एलोरा में ज़्यादा गुफाएं, 34 गुफाएं हैं। और इनका निर्माण जो है अजंता के बाद में हुआ था। अजंता पहले बन गई थी, हमने देखा था 200 से लेकर 650 ईस्वी तक वो बनी थी, और ये जो है 5वीं से लेकर 11वीं सदी के बीच में एलोरा गुफाओं का निर्माण हुआ था। अब अजंता का जैसे हमने देखा था केवल बौद्ध धर्म से संबंधित थी, एलोरा जो है ये 3 धर्मों से संबंधित है, बौद्ध, हिंदू और जैन। बौद्ध शैली की जो यहाँ पे गुफाएं मिली हैं वो 12 गुफाएं, स्टार्टिंग की 12, 1 से लेकर 12 तक जो हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। उसके बाद जो 16 गुफाएं हैं, मतलब 13 से लेकर 29 तक, ये हिंदू धर्म से संबंधित हैं, और लास्ट की जो है ये जैन धर्म से संबंधित है 4 गुफाएं, 30 से लेकर 34 तक। तो ये याद रखना है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है, और मेंस में आप डाल देते हैं तो इससे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। 34 गुफाएं जिसमें से बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। अब एलोरा की गुफाओं में जो प्रसिद्ध गुफाएं, जैसे गुफा नंबर 10 जो है इसको विश्वकर्मा गुफा के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पर गौतम बुद्ध जी की व्याख्यान मुद्रा की जो मूर्ति हो यहाँ से प्राप्त हुई है। बहुत सारी मुद्राओं की मूर्ति जो है गौतम बुद्ध जी की है, जैसे अभय मुद्रा हो गया, तो ये सब जो मुद्राएं हैं उन्हीं में से एक व्याख्यान मुद्रा भी है, उसकी मूर्ति यहाँ से गुफा नंबर 10 एलोरा से प्राप्त हुई है। और एक गुफा नंबर 14 जहाँ से रावण की खाई कथानक पर आधारित यहाँ पर चित्रकारी प्राप्त हुई है। रावण की खाई अगर पूछा जाए किससे संबंधित है, तो एलोरा से संबंधित है, गुफा नंबर 14 से, जहाँ पे रावण की स्टोरी थोड़ा सा दर्शाने की कोशिश की गई है। फिर गुफा नंबर 16 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गुफा नंबर 16, यहाँ पर कैलाश मंदिर मिला है। तो कैलाश मंदिर कहाँ पर है, एलोरा में स्थित है, गुफा नंबर 16 में, और ये एकाश्म मंदिर है, मतलब एक ही पत्थर को काट काट कर बनाया गया है, टुकड़े टुकड़े नहीं जोड़े गए हैं। कैलाश मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है, गुफा नंबर 16 में एलोरा के। और ये जो है इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम जो थे उनके संरक्षण में हुआ था। ये शासकों वगैरह के बारे में हम एंशिएंट हिस्ट्री में कवर करेंगे, अभी जो हम देख रहे हैं ये हम आर्ट एंड कल्चर कवर कर रहे हैं। तो ये कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश के शासक थे, उन्हीं के टाइम पे जो है ये एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण हुआ था। फिर गुफा नंबर 32 जो है ये जैन धर्म से संबंधित है, भी हमने देखा था 30 से 34 तक। तो 32 जो है इसको इंद्र सभा जैन गुफा कहा जाता है, और जो 33 नंबर गुफा है उसको जगन्नाथ सभा जैन गुफा कहा जाता है। तो इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा का संबंध किस धर्म से है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है, गुफा नंबर 32 और गुफा नंबर 33। तो ये हो गई एलोरा की गुफाएं। अब बाघ गुफाएं जो हैं ये 9 बौद्ध गुफाओं का ये समूह है बाघ की गुफाओं का, और इसका जो वास्तुकला है, इसका वास्तु जो है अजंता गुफा के समान है, भौतिकवादी है। एक चीज़ याद रखिएगा, बाघ की गुफाओं के बारे में अलग से लिख दीजिएगा जरूर अगर मेंस लिख रहे हैं तो, कि बाघ की गुफाएं जो हैं आध्यात्मवाद से संबंधित नहीं है, भौतिकवाद से संबंधित है। मतलब
ये जो है स्पिरिचुअल नहीं है, ये लौकिक जो जीवन होता है उसे संबंधित है बाघ की गुफाएं। और ये वाघ नदी के किनारे स्थित है मध्य प्रदेश में। बाघ की गुफाएं कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट बात करेंगे, जूनागढ़ की गुफाएं गुजरात में स्थित हैं। बौद्ध गुफाएं हैं जूनागढ़ की, और इनकी विशेषता है ऊपरकोट। ऊपरकोट कहाँ से संबंधित है? तो जूनागढ़ की गुफाओं से संबंधित है। ऊपरकोट क्या होता था? तो प्रार्थना स्थल के सामने, यहाँ पर जो प्रार्थना स्थल बना था उसके सामने एक दुर्ग बना था, उसी दुर्ग को ऊपरकोट कहा जाता था। तो जूनागढ़ की गुफाएं गुजरात में स्थित हैं, और ये इसकी विशेषता क्या है कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और यहाँ पर ऊपरकोट बना है जो एक तरह का दुर्ग है। नेक्स्ट बात करेंगे मंडपेश्वर की गुफा। ये महाराष्ट्र में ब्राह्मण गुफाएं, मतलब हिंदू धर्म से संबंधित मंडपेश्वर की गुफाएं हैं। बाद में लेकिन इनका कन्वर्जन हो गया था, जैन गुफाओं में परिवर्तित कर दी गई थी। पहले हिंदू धर्म की गुफाएं थी मंडपेश्वर, महाराष्ट्र में स्थित है, बाद में जैन धर्म में कन्वर्ट हो गई थी। फिर आता है उदयगिरी की गुफा। देखिए हमने एक मौर्योत्तर काल में भी देखा था उदयगिरी की गुफा, जो कि उड़ीसा कलिंग में थी। लेकिन ये वाली जो उदयगिरी की गुफा है, इनका निर्माण गुप्त काल में हुआ है, और ये विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है। तो दो तरह हमें गुफाएं उदयगिरी के नाम से याद रखनी, एक मध्य प्रदेश वाली, एक उड़ीसा वाली। उड़ीसा वाली मौर्योत्तर काल में और गुप्त काल वाली है विदिशा मध्य प्रदेश में। और इसको किसका संरक्षण प्राप्त था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। पूछा जा सकता है कि उदयगिरी की गुफा मध्य प्रदेश की किससे संबंधित है? तो चंद्रगुप्त से संबंधित, चंद्रगुप्त द्वितीय से। और यहाँ का जो प्रसिद्ध चीज़ है, यहाँ पे विष्णु जी की वराह अवतार की मूर्ति प्राप्त हुई है। सबसे प्रसिद्ध यहाँ की जो चीज़ प्राप्त हुई है, भगवान विष्णु की वराह अवतार की मूर्ति उदयगिरी गुफाओं से मिली है मध्य प्रदेश से। वराह जो सुअर अवतार जो बोला जाता है, उसको हम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में वराह बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नासिक की गुफाएं। तो नासिक की गुफाओं को पांडवलेनी भी कहा जाता है, पांडवलेनी। यहाँ पे 24 बौद्ध गुफाओं का ही समूह है नासिक की गुफाएं। तो बस इतना याद रखना है कि नासिक की गुफाओं को ही पांडवलेनी कहा जाता है, महाराष्ट्र में स्थित है, और यहाँ 24 बौद्ध गुफाएं हैं ये। नेक्स्ट बात करेंगे गुप्तकालीन स्तूप। अभी हमने सारी गुफाएं वगैरह कर ली, अब स्तूप देखते हैं। तो स्तूप का निर्माण पर इस टाइम पे विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। स्तूप सबसे ज़्यादा अशोक के टाइम पे मौर्य काल में निर्मित हुए थे, लेकिन गुप्त काल में ज़्यादा स्तूपों पर ध्यान नहीं दिया गया था उनका, लेकिन अलंकरण थोड़ा बहुत किया गया था, सजाया वगैरह गया था। और एक प्रसिद्ध जो यहाँ पे एक अपवाद स्वरूप लेकिन एक स्तूप का निर्माण हुआ था। कौन सा स्तूप गुप्त काल में बना था? वो है धमेक स्तूप, जो कि सारनाथ में स्थित है। धमेक स्तूप का निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ था। अब गुप्त काल की मूर्तियाँ क्या हैं? तो मूर्ति जो है सबसे प्रसिद्ध जो सारनाथ की बुद्ध की प्रतिमा है, ये गुप्त काल से ही संबंधित है। तो मूर्ति के बारे में बस इतना लिख सकते हैं, सारनाथ की मूर्ति। इसके अलावा यहाँ पर जो मूर्ति की विशेषता थी गुप्त काल में, कि क्रीम रंग के बलुआ पत्थर और धातु का प्रयोग किया जाता था। क्रीम कलर के बलुआ पत्थर का और धातुओं का यहाँ पर प्रयोग करके इसको बनाया जाता था। और ये जो मूर्तियाँ होती थी गुप्त काल की, ये वस्त्र पहनी हुई, खूब सुंदर सा वस्त्र पहनी हुई, बढ़िया टाइट से, जो पूरा सिलवटें बनी रहती हैं उस तरह का वस्त्र पहनी हुई यहाँ गुप्त काल की मूर्तियाँ मिलती हैं। अब गुप्तकालीन मंदिर जो है प्रसिद्ध, तो दशावतार मंदिर है, देवगढ़ ललितपुर में स्थित है दशावतार मंदिर। ये दशावतार मंदिर कभी कभी झांसी लिखा रहता है, लेकिन मेनली ये ललितपुर में है, देवगढ़ में। विष्णु जी को समर्पित ये मंदिर है, उत्तर प्रदेश में। फिर आता है भीतरगांव मंदिर, ये कानपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, विष्णु जी को समर्पित है। पार्वती मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश में है, पार्वती जी का मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद फिर जो है विष्णु मंदिर, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो पार्वती मंदिर और विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में है, और भीतरगांव और दशावतार जो है उत्तर प्रदेश में है। तो ये गुप्तकालीन मंदिर हो गए। अब मंदिरों की जो शैली थी, किस तरह की वास्तुकला थी, वो सब यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मंदिरों की बात की जाए तो हम गुप्त काल में पढ़ रहे थे, गुप्त काल की चीज़ें यहाँ पे कवर कर रहे थे, यहाँ तक पहुँचे थे हम गुप्त काल तक। और इसी में जो है मुक्त मंदिरों के निर्माण की शुरुआत हुई थी। मुक्त मंदिरों की शुरुआत यहीं पे हुई थी गुप्त काल में। मुक्त मंदिर मतलब कि एक अलग से मंदिर बनाया गया है। इससे पहले जो मंदिर वगैरह बनते थे वो जो है किसी गुफाओं को काट कर, पहाड़ों के बीच में पत्थरों को काट कर वो मंदिर बनाए जाते थे। अलग से मंदिरों का निर्माण बहुत कम होता था। गुप्त काल से ही मुक्त मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ था। गुप्त काल की वास्तुकला आप पीसीएस मेंस में भी देखेंगे क्वेश्चन जो है, जैसे मौर्य कला पूछा गया था पिछली बार, उसी तरह से गुप्त कला भी पूछा जा सकता है। उस पर प्रकाश डालिए, या फिर मंदिर का जो है हमारा क्रम कैसे रहा है उसको डिफाइन कीजिए, या फिर नागर शैली कैसे थी, वो सब चीज़ें आप यहीं से ले सकते हैं। तो पहले जो है मंदिर गुफाओं को काट काट बनते थे। गुप्त काल में मुक्त मंदिरों की शुरुआत हुई। अब मंदिरों के विकास को 5 चरणों में विभाजित किया गया है। हर एक चरण में जो है थोड़ा थोड़ा बेहतर होते गए थे मंदिर। तो शैली बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पांचों चरण क्या क्या थे। प्रथम चरण में जो छत होती थी वो सपाट होती थी। देखिए ये जो प्रथम चरण बना हुआ है स्टेज 1, इसमें जो छत होती थी पूरा सपाट होती थी और वर्गाकार यहाँ पर मंदिर बनते थे। वर्ग के आकार के मंदिर बनते थे। चारों मतलब उसकी भुजाएं जो हैं बराबर होती थी, स्क्वायर में बनते थे। और उथले स्तंभों का यहाँ पर द्वार मंडप बनता था। यहाँ पर स्तंभ बनते थे। ये जो पिलर्स हैं, ये पिलर्स यहाँ पर बने हुए होते थे और थोड़ा सा उभरे उभरे से यहाँ पर स्तंभ बनते थे।
जगती जो है, जगती किसको कहते हैं? तो जगती जो है चबूतरे को कहा जाता है। आगे भी हम जब जगती का नाम लेंगे तो आप चबूतरा ही समझिएगा। जगती जो है कम ऊंचाई वाला एक चबूतरा होता था, उसी पे पूरा मंदिर टिका होता था। ज़्यादा ये ऊंचाई नहीं होती थी इस चबूतरे की, देख लीजिए इसको जगती कहा जाता था। अगर मेंस में आपको बनाना होगा तो ऐसे स्टेज 1 बना सकते हैं। और पूरी संरचना इसी पे, मंदिर पूरा इसी पे टिका होता था। इसका एग्जाम्पल एक सांची में एक मंदिर है। सांची में वैसे तो स्तूप के लिए फेमस है, लेकिन मंदिर नंबर 17 जो है सांची का, इसको आप उदाहरण स्वरूप डाल सकते हैं। ये जो है प्रथम चरण का जो है मंदिर है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे द्वितीय चरण की। ये चीज़ें यहाँ से आपको स्टेटमेंट वाइज यूपीएससी के एग्जाम में, या फिर अभी जो फैक्ट इसमें आएंगे आरओ के एग्जाम में, यूपी पीसीएस के एग्जाम में, सब चीज़ों से यहाँ पे यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। पूरा आर्ट एंड कल्चर यहाँ पे कवर किया जाएगा। द्वितीय चरण की बात करें तो पिछला जो चरण था उससे जो है उसकी तुलना में जो मंच यानी जगती जो बनती थी उससे थोड़ा सा ऊंची बनने लगी। अभी जो हमने स्टेज 1 में देखा था ये जगती थोड़ा कम ऊंची रहती थी, द्वितीय चरण में जगती थोड़ा ज़्यादा ऊंची रहने लगी और गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ बनने लगा। गर्भगृह होता था जो मेन मंदिर बीच में, जहाँ भगवान जी किसी भी मंदिर में देखते हैं हम कि अंदर एक छोटा सा कमरा रहता है और वहाँ पे उसी को गर्भगृह कहा जाता है, जहाँ पे मेन भगवान रहते हैं। तो गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ वो होता है जिसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। गर्भगृह के चारों ओर जो जगह बनी रहती है जिसमें परिक्रमा करते हैं, तो प्रदक्षिणा पथ बना रहता था। द्वितीय चरण से इसकी शुरुआत हुई। मेन बात द्वितीय चरण में क्या है? प्रदक्षिणा पथ। इसके अलावा कहीं कहीं पे 2 मंजिला मंदिर के भी प्रमाण मिलने लगे थे दूसरे चरण में। और इसका एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल है पार्वती मंदिर और नचना कुठार मंदिर, जो हमने देखा था, पिछली बार भी देखा था। मध्य प्रदेश में मंदिर है पार्वती मंदिर और नचना कुठार मंदिर, ये गुप्त काल में हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था, उसको जाके आप प्लेलिस्ट से जरूर देख लीजिएगा। तीसरा चरण जो आता है इसमें शिखरों का उदय होने लगा। शिखर जो है वो कम ऊंचे शिखर होते थे। शिखर बनने, अभी तक देखिए पहले चरण में भी शिखर नहीं है, दूसरे चरण में भी शिखर नहीं। शिखर मतलब होता है जो ऊपर जो ऐसे तिकोना मंदिर बना रहता है, दूसरे पहले और दूसरे दोनों में नहीं है। तीसरे में जो है शिखर बनने लगे, लेकिन कम ऊंचे होते थे। देखिए यहाँ पर ये शिखर बना हुआ है तीसरे स्टेज में, लेकिन ये कम ऊंचा है। और तीसरे चरण में ही पंचायतन शैली प्रारंभ हो गई। पंचायतन शैली वो होती थी जिसमें जो मेन देवता रहते थे उनका मंदिर बीच में रहता था और उसके चारों ओर गौड़ देवता रहते थे। मतलब इसमें 5 देवता रहते थे, एक मेन बीच में, और उनके चारों ओर छोटा छोटा मंदिर बना दिया जाता था जिसमें जो है गौड़ देवता रहते थे। जैसे अगर ये मान लीजिए ये मंदिर है तो इधर जो है बीच में या तो उसी में बना दिया जाता था, चारों कोने पे एक एक देवता, या फिर जो है अलग अलग उनको जगह पे ही अलग अलग बना दिया जाता था। तो इसी को पंचायतन शैली कहा जाता था। एक मेन देवता, 4 गौड़ देवता। लंबे मंडप की उपस्थिति मिलने लगी थी तृतीय चरण में आते आते। मंडप जो है मंदिर के आगे का जो सभागार बना होता है, जिसे हम किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो जब घुसते हैं तो उससे और गर्भगृह की जो दूरी होती है वो दूरी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो उसको लंबे मंडप की उपस्थिति तीसरे चरण में मिलने लगी थी। फिर आता है यहाँ पर भूविन्यास। एक यहाँ पे तीसरे चरण में एक जो मेन चीज़ है कि भूविन्यास यानी जो उसका होता था वो क्रूज़ के आकार का होता था। जो शिप होती है, शिप के आकार के यहाँ पर मंदिर बनने लगे थे। थोड़ा सा उसको भड़कीला बनाया जाने लगा था तीसरे चरण में। और पंचायतन शैली सबसे इंपॉर्टेंट है तीसरे चरण के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे चौथा चरण जो आया, इसमें मंदिर जो है बहुत आयताकार होने लगे। अभी तक जो स्क्वायर मंदिर होते थे वो अब जो है रेक्टेंगल वाले मंदिर बनने लगे। बाकी सब कुछ पिछले चरण जैसा ही था, तीसरे चरण में भी, चौथे चरण में भी। और इसका एग्जाम्पल है तेर मंदिर शोलापुर का। तो चौथा चरण का इतना कोई ज़रूरी नहीं है, बाकी चीज़ें पिछले चरण जैसी थी, बस यहाँ पे स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल आ गया। पंचम चरण जो है ये बाहर की ओर उथले आयताकार किनारों वाले वृत्ताकार मंदिर का निर्माण, इस तरह के मंदिर का निर्माण 5वें चरण में हुआ था। और इसका एग्जाम्पल जो है मनियार मठ है राजगीर का। पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में भी कि जो है पंचम चरण में किस तरह के मंदिर बनते थे, तो ये थोड़ा सा आयताकार और वृत्ताकार, मतलब ऊपरी जो इसका शिखर होता था वो थोड़ा सा वृत्ताकार होता था। तो मनियार मठ राजगीर का ये पंचम चरण का उदाहरण है। तो अब चरण के हिसाब से ये मंदिर हो गए। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। पहले चरण में पूरा सपाट होता था, जगती जो है कम ऊंची होती थी, वर्गाकार मंदिर होते थे। दूसरे चरण में प्रदक्षिणा पथ आ गया और तीसरे चरण में जो है पंचायतन शैली आ गई, क्रूज के आकार के मंदिर होने लगे। चौथे चरण में जो है बाकी चीज़ें तीसरे चरण की थी, बस थोड़ा सा आयताकार हो गया मंदिर। और पंचम चरण में जो है आयताकार के साथ साथ वृत्ताकार भी हो गया ये। तो ये है पूरा 5 चरण। अगर चरण के हिसाब से बांटने को आए तो आप ये लिख सकते हैं। और कुछ अन्य प्रकार से भी बांटा गया है मंदिरों को, जैसे संधर मंदिर। संधर मंदिर कौन से होते थे, तो बिना प्रदक्षिणा पथ वाले मंदिर को संधर मंदिर कहा जाता था। बिना प्रदक्षिणा पथ वाले मंदिर संधर मंदिर। निरंधर मंदिर जो है प्रदक्षिणा पथ वाले मंदिर को, मतलब जो परिक्रमा की जाती है वो रास्ता बना रहता था जिसमें, उसको निरंधर मंदिर कहते थे। सर्वतोभद्र मंदिर मतलब हर तरफ से प्रवेश करने वाला मंदिर, किधर से भी उसमें एंटर कर सकते हैं।
तो ये 3 तरह से और बांटा गया है। इसके अलावा अब मेन चीज़ पे आते हैं कि हिंदू मंदिरों के अवयव, मतलब मंदिरों में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मंदिर में एक कलश होता है। कलश कहाँ पर होता है? तो सबसे ऊपर, मंदिरों के सबसे ऊपरी हिस्से को कलश कहा जाता है। जैसे ये मंदिर मान लीजिए छोटा सा, ऊपर जो सिरा एकदम छोटा सा मेन एकदम ऊपर, वो जो है एक कलश की आकृति होती है, तो उसको कहते हैं कलश। और ये उत्तर भारतीय मंदिरों में विशेष रूप से होता है। और उसी के जस्ट नीचे ये कमल जैसी एक आकृति होती है कलश के जस्ट नीचे, तो इसको कहा जाता है आमलक। शीर्ष से क्षैतिज नाली युक्त चक्र जो है ये उत्तर भारतीय मंदिर। अब मतलब अगर आप दिखाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे दिखा दीजिए कि ऊपर जो है कमल की आकृति की जो आकृति बनी हुई है ये आमलक। फिर गर्भगृह जो है मुख्य देवता का कक्ष होता था, उसको गर्भगृह कहा जाता था। शिखर या विमान, शिखर जो है गर्भगृह के ऊपर जो पहाड़ जैसी ऐसी संरचना होती है उसको कहते हैं शिखर, या फिर उत्तर भारत में शिखर कहते हैं, दक्षिण भारत में इसी को विमान कहा जाता है। और जो तीसरी चीज़ है यहाँ पे चौथी, अब मंडप क्या होता है? तो मंदिर का प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार पे जो एक सभा कक्ष जैसा बना होता है जहाँ पे भीड़ वगैरह इकट्ठा हो सकती है, उसको मंडप कहा जाता है। ऊपर से उससे उस पर छत होती है। और अंतराल किसको कहते हैं? तो गर्भगृह से और मंडप तक के बीच का जो गलियारा होता है उसको कहा जाता है अंतराल। जगती जो भी हमने बात की थी, चबूतरे को जगती कहा जाता है। वाहन किसको कहते हैं? तो वाहन जो भगवान होते हैं उनका जो वाहन होता है, जैसे जहाँ पे भी शिव जी की शिवलिंग होता है या फिर शिव जी की प्रतिमा होती है उसके बाहर नंदी जी का जरूर रहते हैं, तो मंदिर के बाहर रहते हैं वो, तो गर्भगृह के ठीक सामने उनका वाहन रहता है। उसी तरह से बाकी देवताओं का भी ऐसे ही होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, ये तो हो गई चरणों की बात। और मंदिर के अगर अवयव पूछे जाएं कि हिंदू मंदिरों में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इतनी चीज़ें होती हैं। इसको आप एग्जाम्पल से भी दिखा सकते हैं, मतलब चित्र बना के भी ऐसे करके इसको पूरा जो है चीज़ें जो है दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, आगे भी हम चित्र भी देखेंगे, लेकिन पहले मंदिरों की शैली देख लेते हैं। तो नागर शैली के मंदिर कैसे होते थे? 3 प्रमुख शैलियाँ हैं, पहली है नागर, दूसरी है बेसर, तीसरी है द्रविड़। तो हमें पहले नागर पढ़ना है, फिर द्रविड़ पढ़ना है, और दोनों का मिक्सचर जो थी वो बेसर शैली थी, उसको लास्ट में पढ़ेंगे। तो नागर शैली की विशेषता क्या क्या है? उत्तर भारत की शैली है, उत्तर भारत में ऐसे ही मंदिर बनते थे नागर शैली के। इनकी विशेषताएं क्या होती थी कि आमलक और कलश की उपस्थिति होती थी। आमलक अभी हमने देखा कि ऊपर जो है ऐसे जो ये कमल जैसी संरचना होती है उसको कहते हैं आमलक, और उसके ऊपर जो रखा रहता है उसको कहते हैं कलश। तो आमलक और कलश की उपस्थिति होती थी। पंचायतन शैली के मंदिर मिले हैं, इसके नागर शैली में ही पंचायतन शैली इसके अंतर्गत ही आती है। इसके अलावा गर्भगृह के बाहर देवी गंगा और देवी यमुना की मूर्ति मिलती थी। नागर शैली के मंदिरों में जो द्वार होता था वहाँ पर सामने जो है गंगा जी और यमुना जी की मूर्ति होती थी। इसके अलावा मुख्य कक्ष के सामने मंडप या सभा कक्ष उपस्थित होते थे। मुख्य गृह के सामने, मुख्य जो गर्भगृह होता था उसके सामने मंडप होता था। मंदिरों को सामान्य रूप से भूमि के ऊपर वेदी पर बनाया जाता था। अगर आपको नागर शैली के मंदिर लिखना है तो चाहे आप उड़ीसा वाले मंदिर दिमाग में रखिए, चाहे आप खजुराहो वाले मंदिर दिमाग में रखिए, और उसी हिसाब से चीज़ें लिख दीजिए। तो देखिए वेदी पर उत्तर भारत के जितने भी मंदिर होते हैं चबूतरे पर ही लगभग बने रहते हैं। जितने आप बड़े मंदिर अपने दिमाग में ला रहे होंगे तो वो वेदी पर बने रहते हैं। द्वार मंडपों के निर्माण में स्तंभों का प्रयोग किया जाता था, मतलब जो बाहर जो है थोड़ा स्तंभ अभी भी लगे रहते हैं, जहाँ पे मंडप वगैरह होता है उसी जगह पर स्तंभ भी लगे रहते हैं, खंभे भी लगे रहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, मंदिर परिसर में कोई टैंक या जलाशय नहीं होता था। देखिए ये इसलिए लिखा है क्योंकि दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली में जितने भी मंदिर मिले हैं वहाँ पे या तो कोई टैंक रहता है या फिर कोई जलाशय जरूर रहता है मंदिर के परिसर के अंदर, लेकिन नागर शैली में ऐसा नहीं मिला है। मंदिर के अंदर की जो दीवारें हैं उनको 3 क्षैतिज भागों में भी विभाजित किया गया था, जिन्हें रथ कहा जाता था। अब ये जैसे हम मंदिर में किसी घुसते हैं, मान लीजिए यहाँ से एंटर हुए तो ऐसे ऐसे कभी कभी घूम जाता है, ऐसे ऐसे मंदिर, उसके बाद ऐसे ऐसे ये जो है ऐसे यहाँ पे गर्भगृह होगा, इस तरह से थोड़ी सी संरचना मिल जाती है, तो इसको कहते हैं त्रिरथ। अगर जितनी बार मुड़ा होगा उतने रथ कहा जाता है। तो ये ज़्यादातर जो मंदिर मिले हैं वो त्रिरथ वाले मिले हैं। इसके अलावा पंचरथ मंदिर भी मिले हैं, सप्तरथ मिले हैं, नवरथ भी मिले हैं। तो ये रथ वाली पहचान जो है नागर शैली की है। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता था नागर शैली में, जो ढका हुआ रहता था। ज़्यादातर जो है ढका हुआ प्रदक्षिणा पथ होता है। इसके अलावा मंदिर परिसर के चारों ओर चहार दीवारी या फिर गोपुरम नहीं होते थे। जैसे मंदिर में जब हम घुसते हैं तो एक एरिया जो है खाली रहता है, ये बगल में भी उसके दिखता है। जहाँ पे हम जैसे दरवाजे से अंदर घुसे तो ये वाला एरिया जो है यहाँ से ऐसे खाली रहता है कि इधर से भी जाया जा सकता है। तो बाकी गर्भगृह में पहुँचने के लिए तो एक ही रास्ता होता है, लेकिन बाहर जहाँ से द्वार पर मंदिर में मुख्य प्रवेश कर रहे हैं वहाँ पे कोई चहार दीवारी चारों तरफ से नहीं होती है। इसके अलावा जो शिखर होते हैं नागर शैली में वो 3 तरह के होते हैं। एक तो रेखा प्रसाद कहा जाता है, एक रेखा प्रसाद को लतिन भी बोलते हैं। रेखा प्रसाद मतलब ये ऐसा वाला शिखर
यहाँ पे बगल में बना हुआ है। ये वाला शिखर जो है ऐसे करके ऐसे हो गया है, ऊपर जाके मुड़ता है। फिर फमसाना, ये फमसाना शिखर है, इसको फमसाना शिखर कहा जाता है। और ये जो है ये बल्लभी शिखर है। तीनों तरह के यहाँ पे शिखर देख लीजिए। ये हो गया रेखा प्रसाद, ये हो गया फमसाना, ये हो गया बल्लभी। अब आगे बात करेंगे, ये देखिए नागर शैली का ये मंदिर है। इसको इसी तरह से अगर आप मेंस में बनाते हैं तो आप मतलब इतना ज़रूरी नहीं इतना अच्छा बने, या फिर ये वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बना है, लेकिन फिर भी अगर आप इतना चीज़ें उसके बाद जो चीज़ें लिखी हैं वही दर्शा देते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ऊपर कलश, फिर आमलक, ये शिखर हो गया, ये गर्भगृह हो गया बीच में, और ये देखिए बीच में जो है खुला ये स्थान है। ये बगल में नागर शैली में खुले हुए रहते थे। ये सीढ़ी हो गई मंदिर पर चढ़ने की, ये जगती हो गई पूरा इधर वाली, और अंदर से घुस गए। और ये बंद कक्ष, सभा कक्ष हो गया। बस इतनी चीज़ें ही आप दिखा सकते हैं इसमें नागर शैली में। अब नागर शैली के जो मंदिर होते थे उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। मान लीजिए ये इंडिया है, इतना अच्छा मैप नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी देखिए ये जो है ये इंडिया है, और इसमें जो है पूर्वी भारत जो है, ये पूर्वी भारत वाली जो शैली होती थी उसको उड़ीसा शैली कहा जाता था, क्योंकि सबसे अच्छे मंदिर जो मिले हैं पूर्वी भारत में वो उड़ीसा से मिले हैं। चाहे वो जगन्नाथपुरी वाला मंदिर हो, या फिर जो लिंगराज मंदिर है, इसके अलावा जो सूर्य मंदिर है जिसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, वो सब यही वाले एरिया में है। तो इसको उड़ीसा शैली के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट यहीं पे हुआ था। इसके बाद मध्य भारत की जो शैली है उसको खजुराहो शैली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे उत्कृष्ट मंदिर जो मध्य भारत में मिले हैं वो मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर हैं, जो चंदेल शासकों ने बनवाया था। फिर आता है पश्चिमी भारत की बात, तो वो गुजरात के जो मंदिर कुछ मिले हैं वो पश्चिमी भारत के मंदिर, जिसको सोलंकी शैली भी कहा जाता है। सोलंकी भारत के मंदिर, सोलंकी शैली के मंदिर कहा जाता है इसको। अब यहाँ पे उड़ीसा शैली की बात करी जाए कि उड़ीसा शैली की अलग से क्या विशेषता थी। ये भी नागर शैली के अंतर्गत ही आएगी। उड़ीसा भी शैली, खजुराहो शैली भी, सोलंकी शैली भी, लेकिन अगर कोई चीज़ अलग होगा तो इसको यहाँ पे देखेंगे। जैसे उड़ीसा शैली जो है, शिखर को इसमें रेखा देउल कहा जाता था। जो शिखर होते थे ऊपर उसको रेखा देउल कहा जाता था। अब हमें नागर में जो तीनों शैलियाँ हैं उनमें जो डिफरेंस है वो देखना है। तो यहाँ पे उड़ीसा शैली में रेखा देउल कहा जाता है। और 3 तरह के देउल होते थे, एक होता था रेखा देउल, दूसरा होता था पिंडा देउल, एक होता था खखरा देउल। ये देखिए बना हुआ है, जिस तरह से बने हैं शिखर उसी तरह से अगर आप दिखा देते हैं तो अच्छी बात है मेंस में। वैसे प्री में ये चीज़ें नहीं पूछी जाती, बस इतना पूछा जा सकता है कि उड़ीसा शैली में शिखर को क्या कहा जाता था, तो रेखा देउल बोलते थे। अगला यहाँ पे बात करेंगे मंडप को क्या कहा जाता था। मंडप जो होता था उसको जगमोहन कहा जाता था। मंडप को क्या कहते थे, जो मंदिर के आगे वाला भाग होता है उसको उड़ीसा शैली में क्या कहा जाता है, या फिर जो कहते हैं कि पूर्वी भारत वाली शैली में क्या कहते हैं तो उसको जगमोहन। इसके अलावा बाहरी दीवारों पर भव्य चित्रकारी होती थी, लेकिन अंदर चित्रकारी नहीं होती थी। जो यहाँ के मंदिर होते थे पूर्वी भारत के, वहाँ पे अंदर कोई चित्रकारी नहीं होती थी, सिर्फ बाहर होती थी। मुख्य मंदिर जो है वर्गाकार होता था, अंदर परकोटे से घिरे हुए, मंदिर अंदर परकोटे से घिरे होते थे। मतलब मंदिर के चारों ओर जो है 4 दीवारी होती थी, परकोटे से घिरे हुए होते थे। द्रविड़ शैली में भी जैसे परकोटे से घिरे रहते थे मंदिर, उसी तरह से ये वाले मंदिर भी परकोटे से घिरे रहते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा जगमोहन क्या होता है। जगमोहन ये चीज़ है, जो ये मेन मंदिर हो गया, ये गर्भगृह हो गया, इसके सामने वाला जो ऊपर वाला शिखर है इसको कहते हैं जगमोहन। अब यहाँ पे जगमोहन जो है, ये जगमोहन शैली का ये मंदिर कहाँ पे मेन विशेषता जो है ये लिंगराज मंदिर में देखने को मिलती है हमको। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है, 11वीं सदी में बना था। ये ययाति फर्स्ट जो राजा थे उन्होंने इसको लिंगराज मंदिर को बनाया था। सोमवंश के ये राजा थे, और इसका निर्माण जो है लाल पत्थर से हुआ है, और मेनली ये जो समर्पित है भगवान शिव को समर्पित है। बहुत सारे यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर हैं, लगभग 150 छोटे छोटे मंदिर हैं लिंगराज मंदिर के अंतर्गत। उसके बाद उड़ीसा का ही एक मंदिर है सूर्य मंदिर, 1240 ईस्वी में लगभग बना था। नरसिंह देव प्रथम ने इसको बनवाया था, गंगवंश से संबंधित है ये, और इसको काला पैगोडा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर पूर्वी शैली का उदाहरण पूछा जाए, उड़ीसा शैली का उदाहरण पूछा जाए तो सूर्य मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर और लिंगराज मंदिर। अगली जो आती है मध्य भारत की शैली, जिसको खजुराहो शैली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मेन इसका जो मंदिर था वो खजुराहो के मंदिर थे। और इसमें जो है इसकी विशेषता क्या है कि बाहर और भीतरी दोनों दीवारों पर बारीक नक्काशी की हुई है। जैसे हमने पूर्वी भारत में देखा था केवल बाहरी दीवारों पर नक्काशी की हुई थी, आंतरिक में नहीं की थी। यहाँ पे बाहरी और आंतरिक दोनों में की है। अधिकांश मंदिर बलुआ पत्थर से निर्मित थे। मध्य भारत में सभी जो मंदिर थे बलुआ पत्थर से बने थे। पंचायतन शैली के भी मंदिर यहाँ से मिले हैं। ज़्यादातर जितने भी पंचायतन शैली के मिले हैं मंदिर वो मध्य प्रदेश से ही मिले हैं। अब इसमें से देख लेते हैं कौन कौन सी इसकी उदाहरण है। तो दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ ललितपुर में उत्तर प्रदेश में दशावतार मंदिर। फिर खजुराहो मंदिर, चंदेल शासकों ने इसका निर्माण कराया था। खजुराहो शैली एक इसकी अलग विशेषता है, और इसमें चंदेल शासकों द्वारा ये जो मंदिर खजुराहो मंदिर निर्मित किए गए थे ये हिंदू जैन दोनों धर्मों से संबंधित हैं।
पूछा जा सकता है अलग से प्री में कि खजुराहो मंदिर किससे संबंधित है, तो हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। और यहाँ पे प्रसिद्ध मूर्तियाँ जो है कामुक मूर्तियाँ जो है कामुक मूर्तियाँ बनी हुई हैं इसके दीवालों पर, तो यही इसकी विशेषता है। इसके अलावा भीतरी और बाहरी दोनों तरह से यहाँ पे नक्काशी बहुत अच्छी की गई है। इसके अलावा यहीं का एक और मंदिर है इसी के अंतर्गत ही आता है, लक्ष्मण मंदिर, जिसका निर्माण यशोवर्मन ने कराया था। ये भी चंदेल शासक था। खजुराहो के जितने मंदिर बने हैं, छोटे बड़े जितने भी मंदिर हैं यहाँ पे, सबका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया है। तो यशोवर्मन भी चंदेल शासक थे, इन्होंने लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया था। ये विष्णु को समर्पित मंदिर है। इसके अलावा एक 64 योगिनी मंदिर भी है यहीं पर। कंदरिया महादेव का भी मंदिर सबसे फेमस है, जो खजुराहो में ही स्थित है, ये कंदरिया महादेव मंदिर। अब देख लिया जाए यहाँ पे खजुराहो मंदिर के कैसे बनते थे। तो ये पहले आमलक होता था, नीचे ये मंडप कई मंडप होते थे इसके सामने, अर्ध मंडप और मंडप ऐसे कहा जाता था इसको, और नीचे चबूतरा होता था। तो इसको आपको बना देना पड़ेगा अगर मेंस में बनाना है तो। और यहाँ पे मेन मंदिर देख लीजिए, खजुराहो के मंदिर ऐसे बनते थे। नेक्स्ट यहाँ पे पश्चिमी भारत की जो शैली है, सोलंकी शैली इसको कहा जाता था। सोलंकी शैली जो है 11वीं शताब्दी में इसके मंदिर का निर्माण हुआ। बलुआ पत्थर, काला बेसाल्ट, भूरा बेसाल्ट, सफ़ेद संगमरमर, इन सभी चीज़ों का इसमें यूज़ किया गया था पश्चिमी सोलंकी में। और इसमें सूर्य मंदिर इसका सबसे प्रसिद्ध है, जो कि मोढेरा का सूर्य मंदिर है। एक हमने उड़ीसा में सूर्य मंदिर देखा था, और ये एक मोढेरा में भी है एक सूर्य मंदिर जो कि प्रसिद्ध है। और इसका निर्माण भीमदेव प्रथम सोलंकी ने करवाया था। यहाँ पर बहुत छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सीढ़ियों पर छोटे छोटे मंदिर बने हैं, बहुत सारी सीढ़ियाँ यहाँ पे बनी हैं, बीच में जलाशय है। अब देखिए, नागर शैली में जलाशय जो है प्रमुख नहीं होते थे, जलाशय नहीं होते थे यहाँ पे, लेकिन जो सोलंकी शैली है यहाँ की, उसकी विशेषता है कि यहाँ पर जलाशय होते थे। नागर शैली के अंतर्गत जो पश्चिमी भारत है, वहाँ का ये जो सूर्य मंदिर है, ये जो है सोलंकी वंश का, सोलंकी शैली का उदाहरण है। इसमें ये जलाशय मिला हुआ है। तो यहाँ पे कुछ अपवाद भी होते हैं, अगर आपको अपवाद लिखना है तो ये ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं अगर मेंस में लिखना है तो। सीढ़ियों पर छोटे छोटे मंदिर मिले, कहीं कहीं पर लकड़ी की भी नक्काशी मिली है इस मंदिर में, जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है उसमें। तो ये हो गई नागर की 3 शैली, एक पूर्वी भारत वाली जिसमें उड़ीसा वाले मंदिर आ गए थे, एक मध्य भारत वाली खजुराहो वाले, और एक पश्चिमी भारत वाली जिसमें सोलंकी वाले यहाँ पे सूर्य मंदिर वगैरह आ गया है। तो ये जो है नागर शैली है पूरा कंप्लीट हो गई। द्रविड़ शैली में क्या क्या चीज़ें हैं वो इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा बेसर शैली को भी इसी में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। द्रविड़ शैली जो थी ये कृष्णा नदी से लेकर कुमारी अंतरीप के बीच में, जो कन्याकुमारी के बीच में ये जो है विकसित हुई थी। दक्षिण भारतीय मेनली शैली थी द्रविड़ शैली। और ये वास्तुकला जो है, द्रविड़ शैली वाली जो वास्तुकला है, जो पल्लव शासक थे महेंद्र वर्मन, उनके टाइम पे शुरू हुई थी, और लास्ट में चोल शासन तक आते आते ये अपने शिखर तक, शीर्ष तक, सबसे ऊपर मतलब जो चरम स्थिति होती है वहाँ तक पहुँच गई थी। तो पल्लव काल से शुरू होकर चोल काल तक हमें पढ़ना है। और इसकी विशेषताएं क्या है द्रविड़ शैली के मंदिर की? तो द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते थे ऊंची चहाड़ दीवारी से घिरे हुए होते थे। मतलब उसमें जैसे हमने नागर शैली में देखा था कि जब हम प्रवेश करते थे तो किनारे किनारे खाली स्पेस रहता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, चहाड़ दीवारी से पूरा ढका रहता है। सामने की ओर ऊंचा दरवाजा होता है जिसे गोपुरम कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है गोपुरम किसे कहते हैं, या फिर मैच करिए। तो गोपुरम जो है ऊंचे दरवाजे को कहा जाता है द्रविड़ शैली के। द्रविड़ शैली में जो मंदिर का जो मुख्य जो गर्भगृह होता था उसके ऊपर पिरामिड नुमा शिखर मिलते हैं। वैसे हमने देखा था जो नागर शैली में ऐसे शिखर मिलते हैं, या फिर ऐसे इस तरह से शिखर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है पिरामिड नुमा शिखर, ऐसे शिखर थोड़ा सा देखने को मिलते हैं जो दक्षिण भारत की शैली है उसमें। और इसको क्या कहा जाता है? तो इसको विमान कहते हैं। जैसे मदुरई का जो मीनाक्षी मंदिर आप देखिए तो उसके ऊपर पिरामिड नुमा ऐसे शिखर बना रहता है, तो उसको विमान कहा जाता है। विमान के शीर्ष पर जो है अष्टकोणीय शिखर होता है, ऊपर अष्टकोणीय एक शिखर बना रहता है, और ये जो है कलश के समान ही होता है। जैसे हमने नागर शैली में देखा था कि सबसे ऊपर कलश रहता है, उसी की तरह इसमें सबसे ऊपर जो है अष्टकोणीय शिखर रहता है, लेकिन ये गोल नहीं रहता है। केवल गर्भगृह के ऊपर ही विमान होता है। जैसे हमने नागर शैली में देखा था कि गर्भगृह के ऊपर एक विमान होता था, उसके बाद भी विमान होते थे, जगमोहन होते थे। तो इस तरह से एक श्रृंखला चलती थी। लेकिन दक्षिण भारत के जो मंदिर होते हैं उसमें जो है केवल गर्भगृह के ऊपर ही विमान होता है, उसके ही ऊपर विमान होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, गर्भगृह के द्वार पर द्वारपाल, मिथुन और यक्ष की मूर्तियाँ होती है। दक्षिण भारत की विशेषता है मंदिरों की कि इनका जो गर्भगृह होता है उसका जो दरवाजा होता है उसमें द्वारपाल की, मिथुन की और यक्ष की मूर्तियां होती हैं। मंदिर परिसर में जलाशय एक प्रमुख विशेषता है। अगर दक्षिण भारतीय शैली के बारे में लिखना है, द्रविड़ शैली के बारे में लिखना है, तो उसमें एक जलाशय जरूर मिलता है। नागर शैली में जलाशय का अभाव पाया जाता है। गर्भगृह और सभा हाल के बीच में, जो सभा हाल बड़ा सा जहाँ पे लोग इकट्ठा हो सकते हैं, भीड़ इकट्ठा हो सकती है, और गर्भगृह जहाँ पे मेन भगवान रहते हैं, उनके बीच का जो रास्ता होता है उसको अंतराल कहा जाता है। तो अंतराल जो है गर्भगृह और सभा हाल के बीच में होता है।
ये है दक्षिण भारत के मंदिर, ये देख लीजिए। ये ऊपर जो है इसी को कहते हैं कि पिरामिड नुमा जो संरचना बनी है, और ये ऊपर अष्टकोणीय कलश है और इस तरह से पूरा चहार दीवारी से ढका हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे, अब यहाँ पे दिखाया गया है थोड़ा तीनों शैलियों के बारे में, इसको भी चाहें तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, अब जो पल्लव शैली है, दक्षिण भारत की जो पल्लव शैली है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पल्लव शैली से लेकर हमें चोल शैली तक पढ़ना है। तो पल्लव शैली जो है 4 पार्ट में किसने डिवाइड किया है इसको, तो पर्सी ब्राउन ने इसको विभाजित किया है। पहला यहाँ पे जो समूह कहा जाता है, जो शैली कही जाती है, इसको महेंद्र शैली के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है चट्टानों को काट कर मंदिरों का निर्माण किया गया था। मंदिरों को इसमें मंडप कहा गया है। महेंद्र शैली में जो है मंदिर को ही मंडप कहा गया है, और हमने नागर शैली में देखा था मंडप जो है सभा हाल को कहा जाता था, और वही महेंद्र शैली में मंडप जो है मंदिर को ही कह दिया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर महेंद्र शैली के उदाहरण जो है त्रिमूर्ति मंडप है, पल्लवरम पंचमांडव मंडप है, ये सभी जो है महेंद्र शैली के मंदिर है जिनको मंडप कहा जाता है। ये महेंद्र शैली उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मामल्य शैली और राजसिंह शैली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मामल्य शैली जो है ये भी पल्लव काल की ही शैली है, नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में ये विकसित हुई थी। और यहाँ की जो विशेषता है मामल्य शैली की, वो है इनके रथ मंदिर। रथ मंदिरों का निर्माण जो है एकास्म पत्थर, मतलब एक ही पत्थर से पूरे मंदिर का निर्माण किया गया है। तो ये है मामल्य शैली की विशेषता। और इसमें जो रथ है वो कौन कौन से रथ हैं जो प्रसिद्ध हैं, द्रौपदी रथ है, नकुल सहदेव रथ है, अर्जुन रथ है, भीम रथ है और धर्मराज रथ है। अब पूछा जाता है कि मामल्य शैली के जो रथों का विकास हुआ उनमें सबसे छोटा रथ मंदिर कौन सा है, तो वो है द्रौपदी रथ। और इसमें जो है ज़्यादा सजावट नहीं की गई है, लेकिन बाकी सभी सजे हुए हैं। द्रौपदी रथ जो है सबसे छोटा भी है और उतनी सजावट भी इसमें नहीं हुई है। और सबसे बड़ा यहाँ पर रथ मंदिर कौन सा है, तो धर्मराज रथ सबसे बड़ा रथ है जो कि मामल्य शैली में विकसित है। और यहाँ पे ये चीज़ राजा के नाम जरूर याद रखिएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम के टाइम की ये शैली है। फिर अगली जो आती है राज सिंह शैली। राज सिंह शैली जो है ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के टाइम की है, इनको राज सिंह भी कहा जाता था। तो राज सिंह शैली नरसिंह वर्मन द्वितीय से संबंधित है, और यहाँ पर पत्थर और ईंटों से मंदिरों का निर्माण किया गया था। उदाहरण जो है राज सिंह शैली के वो है सोर मंदिर तमिलनाडु का, इसके अलावा कांची का कैलाशनाथ मंदिर, वैकुंठ पेरुमल मंदिर, ये सभी राजसिंह शैली के जो है उदाहरण हैं जो कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के टाइम पे विकसित हुई थी। ये सोर मंदिर जरूर याद रखिएगा, कांची का कैलाशनाथ मंदिर और वैकुंठ पेरुमल मंदिर, मेंस में भी आप डालेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। और ये जो शैलियाँ हैं, ये दोनों शैली राजसिंह शैली और मामल्य शैली, इनके मंदिरों को मैच करने को भी प्री में पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे नंदीवर्धन शैली जो है, ये आकार में छोटे मंदिर हुआ करते थे और इनका उदाहरण है मुक्तेश्वर मंदिर और मातंगेश्वर मंदिर। नंदीवर्धन शैली जो है ये भी पल्लव वंश से ही संबंधित है और इसमें छोटे मंदिर बनने लगे थे। अगला बात करेंगे चोल शैली, ये भी द्रविड़ शैली ही थी, और इसको जो है राजराजेश्वर शैली या फिर बृहदेश्वर भी शैली कहा जाता है, क्योंकि सबसे विकसित मंदिर यही बृहदेश्वर मंदिर था इसका, चोल शैली का। 9वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक इसका विकास हुआ था। चोल काल को जो है दक्षिण भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। दक्षिण भारत की जो कला थी उसका स्वर्ण काल चोल काल को ही कहा जाता है, क्योंकि अपने चरम पे पहुंच गई थी यहाँ पे वास्तु जो कला थी। इसके अलावा जो कलाविद फर्ग्यूसन थे, इनका कथन है एक जो पूछा जा सकता है कि किसके बारे में ये कथन कहा गया था, कि चोल शासकों ने अपने दैत्यों के समान कल्पना की, चोल शासकों ने दैत्यों के समान कल्पना की और जौहरियों के समान उसे पूरा किया था। मतलब चोल काल के टाइम पे वास्तुकला जो है अपने शीर्ष पर चरम पर पहुंच गई थी। किसने कहा है? फर्ग्यूसन ने ये कहा है। ये जो चोल मंदिर थे, इनके गर्भगृह में दीवारों पर पौराणिक कथा के भित्ति चित्र मिलते हैं, तो ये चीज़ इसकी विशेषता है। और ये पीसीएस के पेपर में भी पूछा गया था कि चोल काल के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी क्यों प्राप्त होती है। ये एक स्टेटमेंट वाइज ये पीसीएस में क्वेश्चन था, तो उसमें यही था आंसर कि चोल काल में जो मंदिर बनते थे उसमें जो राजा महाराजा थे अपनी पूरी कहानी को उत्कीर्ण करा देते थे। उस पर बहुत सारे उनके इतिहास को लिखा गया है, कथाओं को लिखा गया है, चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है, तो इसलिए चोल काल के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पे चोल काल के 2 प्रसिद्ध मंदिर हैं। पहला तो हमने जो देखा था जिसके नाम पे शैली को भी कहा जाता है, बृहदेश्वर मंदिर, इसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। और दूसरा मंदिर है गंगईकोंड चोलपुरम, जो कि राजेंद्र प्रसाद चोल ने इसका निर्माण करवाया था। राजेंद्र चोल प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने और गंगईकोंड चोलपुरम राजेंद्र प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। ये हो गई चोल शैली। इसकी विशेषता वगैरह अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि दक्षिण भारतीय जितनी शैलियाँ हैं उनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो क्या क्या विशेषता है, मेंस वगैरह में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर बेसर शैली। बेसर शैली हमने नागर भी पढ़ा है और द्रविड़ भी पढ़ा है, तो दोनों को मिक्स करके कहीं पे किसी चीज़ में उसमें जो है नागर शैली के लक्षण देखने को मिलते हैं, किसी पार्ट में उसके जो है द्रविड़ शैली के लक्षण देखने को मिलते हैं, तो ये दोनों का मिक्सचर है।
नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण है ये। इसे कर्नाटक शैली में भी कहा जाता है, क्योंकि कर्नाटक के जो मंदिर हैं, जैसे मदुरई का जो मीनाक्षी मंदिर है वो बेसर शैली का उदाहरण है, तो ये कर्नाटक शैली के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, चालुक्य शासकों द्वारा शुरुआत की गई थी इसकी, जो बेसर शैली थी, चालुक्य शासकों ने इसकी शुरुआत की थी और राष्ट्रकूट शासन के टाइम पे ये अपने चरम पर, शीर्ष पर पहुंच गई थी। अब बेसर शैली की विशेषताएं क्या क्या है, तो विमान और मंडप को यहाँ पर ज़्यादा महत्व दिया गया है, विमान और मंडप दोनों को। विमान जो ऊपर वाले होते हैं और मंडप जो है, मंडप जो आगे जो सभा कक्ष होता है उसको मंडप कहा जाता है। खुले प्रदक्षिणा पथ है इसमें, जो घूमने के लिए मंदिर के चारों ओर खुले प्रदक्षिणा पथ है। इसके अलावा खंभों, दरवाजों और छत को बारीक नक्काशी से सजाया गया है, बहुत नक्काशी इसकी प्रमुख विशेषता है बेसर शैली की। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, बेसर शैली में मंदिर निर्माण की 3 प्रमुख राजवंश थे जिन्होंने बेसर शैली में मंदिरों का निर्माण करवाया। पहले तो चालुक्य वंश था, बादामी के चालुक्य होते थे, कल्याणी के चालुक्य, ये सब हम एंशिएंट हिस्ट्री में कवर करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रकूट वंश जो है, इसने एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। सबसे प्रसिद्ध मंदिर एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, इसको हमने एलोरा गुफा वाले सेक्शन में भी कवर किया था। नेक्स्ट यहाँ पर होयसल वंश जो है, हलेबीड के वेल्लूर के मंदिर बेसर शैली में बने हुए हैं। तो ये तीनों वंश, राष्ट्रकूट, चालुक्य और होयसल वंश जो है, बेसर शैली के मंदिरों में इनका योगदान था। कुछ अन्य प्रमुख शैलियाँ हैं, अब द्रविड़ शैली के अलावा भी और भी शैलियाँ हैं, जैसे नायक शैली। नायक शैली जो है, ये मदुरई का जो मीनाक्षी मंदिर है, मेन रूप से इसको नायक शैली के अंतर्गत कहा जाता है। कुछ ऐसी शैलियाँ होती हैं जिसको अलग से भी हम काउंट करते हैं, तो नायक शैली उसी में आती है, क्योंकि नायक वंश के शासकों ने इसको बनाया था, तो मदुरई शैली के नाम से भी इसको जाना जाता है। 16 से 18वीं सदी के बीच में इसका निर्माण हुआ था और नायक शैली में इस्लामी वास्तुकला का भी प्रभाव है। पूछा जा सकता है किसमें है, तो ये नायक शैली में इस्लामी वास्तुकला का प्रभाव है। विशाल गलियारों की इसमें उपस्थिति है। सबसे ऊंचे गोपुरम जो है नायक जो शैली है उसी में बने हैं। गोपुरम जो है, दरवाजे जो है, सबसे ऊंचे इसी में बने हैं। जटिल नक्काशी की गई, इसका उदाहरण जो है मीनाक्षी मंदिर मदुरई। अब बेसर शैली में जैसे हमने कह दिया था कि बेसर शैली का भी ये उदाहरण है, क्योंकि इसमें जो है नायक शैली उसके अंतर्गत ही थोड़ा आ जाती है, तो मीनाक्षी का मदुरई मंदिर इसमें आ जाएगा नायक शैली में। विजयनगर शैली जो है, ये 1336 के आसपास इसका विकास किया गया था, क्योंकि विजयनगर स्थापना जो है विजयनगर शासन की 1336 में हुई थी, तो उसी के आसपास ये शैली भी विकसित हुई। दीवारें, इसमें ज्यामितीय पैटर्न होता है दीवारों पर, इसके अलावा नक्काशी युक्त दीवारें होती हैं। 1 से अधिक मंडप इसमें होते हैं, 1 से अधिक मंडप विजयनगर शैली में पाए गए हैं। केंद्र मंडप को कल्याण मंडप कहा जाता है, जो मेन एक मंडप होता है उसको कल्याण मंडप, और बाकी के जो मंडप होते हैं उनको वैसे ही मंडप कहा जाता है, कल्याण मंडप जो मेन होता है। इसके अलावा एकाश प्रस्तर से इसका निर्माण, मतलब एक ही पत्थर से पूरे मंदिर का निर्माण विजयनगर शैली में हुआ था, और इसमें मंदिर जो है 4 दीवारी से ढके हुए होते हैं, जो विजयनगर शैली के मंदिर हैं। धर्मनिरपेक्ष इमारतों की स्थापना इस टाइम पे करवाई गई थी विजयनगर शैली के अंतर्गत। उदाहरण क्या है, तो विट्ठलनाथ मंदिर, कमल महल, विरूपाक्ष मंदिर और रघुनाथ मंदिर, ये इसके प्रमुख उदाहरण है। इसको जो मंदिर वगैरह जो हम देख रहे हैं, इसको अलग से भी कहाँ पे कौन सा मंदिर है, ये एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे बाद में। पाल और सेन शैली जो है, ये बंगाल के क्षेत्र में, बंगाल वाले पूरब में ये विकसित हुई थी, पाल और सेन शैली, क्योंकि ये वंश जो है वहीं पे शासन इनका था बंगाल वाले एरिया में। पाल शासकों के अंतर्गत नालंदा, जगदल और ओदंतपुरी के जो विश्वविद्यालय थे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन सब का विकास किया गया था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का विकास जो है गोपाल थे उनके द्वारा किया गया था। विक्रमशिला का निर्माण जो है धनपाल ने करवाया था। तो ये प्रसिद्ध जो है विश्वविद्यालयों के निर्माण इस शैली में कराए गए थे। सेन शासकों द्वारा एक ढाकेश्वरी मंदिर का भी निर्माण कराया गया था। ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है, वहीं पे ये मंदिर बना था, ढाकेश्वरी मंदिर, और ये बांग्लादेश में था। सेन शासकों ने इसका निर्माण कराया था। इसकी विशेषता क्या थी, तो वक्राकार इसके छत होते थे, इसको बंगला छत भी कहा जाता था, और टेराकोटा ईंट से ये मंदिर बने होते थे। इसके अलावा एक सिद्धेश्वर महादेव मंदिर भी है, जिसका निर्माण इन्हीं शासकों ने इन्हीं शैली में किया गया था, पाल और सेन शैलियों में। तो ये पाल और सेन शैली, ये नायक शैली, ये जो लास्ट वाली 2-3 शैली हैं, इसको बस ऐसे ही याद रखना है। अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो उसमें डाल सकते हैं, वैसे ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। भारत के सभी प्रसिद्ध मंदिरों को कवर करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले तमिलनाडु के मंदिर देखेंगे। अब तमिलनाडु के मंदिर में पहला जो मंदिर है वो है महाबलीपुरम का मंदिर। महाबलीपुरम में कई सारे मंदिर हैं, तो इनको संयुक्त रूप से महाबलीपुरम के मंदिर कहा जाता है, और जितने भी मंदिर हैं उनको यूनेस्को धरोहर सूची में भी डाल दिया गया है 1984 में। तो यूनेस्को सूची में दर्ज है महाबलीपुरम के मंदिर, तमिलनाडु में स्थित है। और यहाँ का जो एक प्रसिद्ध मंदिर है वो है रथ मंदिर। अब रथ के अंदर कई सारे रथ आते हैं। रथ एक विशेषता थी, हमने द्रविड़ शैली में देखा था, रथ मंदिर विशेषता होती थी, और सप्त पैगोडा भी इसको कहा जाता है। इसका निर्माण, रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। पल्लव वंश के शासक थे। पल्लव वंश से शुरुआत हुई थी द्रविड़ शैली की, और जब चोल वंश आते आते ये एकदम चरम तक पहुंच गई थी।
तो रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था 7वीं सदी के आसपास। किस शैली में बना है ये? तो मामल्य शैली में बना है। रथ मंदिर मामल्य शैली में बने थे, या फिर अगर पूछा जाए कि नरसिंह वर्मन प्रथम की शैली कौन सी थी, तो वो मामल्य शैली थी। और इसमें जो मंदिर बने हैं वो एकाश मंदिर, मतलब एक ही पत्थर को तराश के उसको मंदिर मतलब काट के मंदिर बनाया गया है, कई टुकड़े नहीं जुड़े हैं। अब रथों की संख्या जो है 8 है। कौन कौन से रथ हैं? धर्मराज रथ है जो कि सबसे ऊंचा सबसे बड़ा रथ कहा जाता है। ये संख्या इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्योंकि कभी कभी जो है केवल इन्हीं रथों को जोड़ दिया जाता है, इनको हटा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे और भी कई रथ हैं। तो धर्मराज रथ सबसे ऊंचा, उसके बाद भीम रथ है, अर्जुन रथ है, सहदेव रथ है, और अगर पूछा जाए सबसे छोटा रथ इसमें कौन सा है, तो द्रौपदी रथ है। ये सबसे छोटा है और इसमें डिज़ाइन वगैरह ज़्यादा नहीं बने हैं, तो अलंकरण रहित ये मंदिर है। इसके अलावा एक गणेश रथ नाम से भी है, एक पिंडारी रथ है, एक वलय कुट्टय रथ है। सबसे प्रमुख ये याद रखिएगा कि धर्मराज रथ जो है सबसे बड़ा है और द्रौपदी रथ जो है सबसे छोटा है और इसमें अलंकरण नहीं हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये तो हो गए रथ मंदिर, नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया। अगला आता है तमिलनाडु का शोर मंदिर। ये भी महाबलीपुरम के मंदिर के अंतर्गत ही आते हैं शोर मंदिर, और इसमें जो है ये समुद्र के तट के किनारे हैं। निर्माण इसका नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। तट पर स्थित ये मंदिर है। सेकंड यहाँ पर कांची का कैलाशनाथ मंदिर। देखिए अभी महाबलीपुरम के मंदिर में जो हमने देखा, पहला तो रथ मंदिर आ गए सभी और इसके अलावा शोर मंदिर आ गए। फिर आता है कांची का कैलाशनाथ मंदिर। ये इसको जो है राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। कैलाशनाथ मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। शोर मंदिर का निर्माण और जो कांची का कैलाशनाथ मंदिर है इसका निर्माण जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। फिर आता है मीनाक्षी मंदिर। ये भी तमिलनाडु में स्थित है, मदुरई में, और ये जो है नया मंदिर है। 1623 से 1655 के बीच में इसका वर्तमान निर्माण है, और ये जो है पार्वती माता का जन्म स्थल कहा जाता है मीनाक्षी मंदिर। इस मंदिर में शिव जी हैं जिनको सुंदरेश्वर कहा जाता है, और पार्वती जी हैं जिनको मीनाक्षी कहा गया है इस मंदिर में। और ये 14 एकड़ में विस्तृत ये मंदिर है। गोपुरम इसका जो है काफ़ी ऊंचा गोपुरम है इसका, 12 तल का गोपुरम कहा जाता है। और यहाँ की जितनी भी गलियाँ हैं, इस शहर की जितनी गलियाँ, वो सब मंदिर की ओर जाती हैं। बीच में मंदिर है और चारों तरफ से गली जो है शहर जिस तरह से बचा है, इसके केंद्र में जो है वो मदुरई मंदिर है, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर है। नेक्स्ट बात करेंगे बृहदेश्वर मंदिर। इसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। राज सिद्धेश्वर जो भी हमने देखा था, राज सिद्धेश्वर जो है वो कांची के कैलाशनाथ मंदिर को कहते थे। राज सिद्धेश्वर कांची के कैलाशनाथ मंदिर को, और राजराजेश्वर मंदिर किसको कहते हैं, तो बृहदेश्वर मंदिर को कहते हैं। शिव मंदिर है ये बृहदेश्वर मंदिर, और इसका निर्माण राज चोल प्रथम ने करवाया था। राज चोल ने करवाया था लगभग 1010 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था बृहदेश्वर मंदिर का। अगला है रंगनाथ स्वामी मंदिर। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का ये मंदिर है। निर्माण इसका चोल और पांड्य शासकों ने और विजयनगर शासकों ने इसका निर्माण कराया था। रंगनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। अगला है अरुणाचलेश्वर मंदिर। अरुणाचलेश्वर मंदिर भी बस इतना याद रखना है कि तमिलनाडु में स्थित है। जिस मंदिर के बारे में अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तभी इसमें मिलेगा, और ज़्यादा जो लास्ट वाले मंदिर है उसमें बस इतना याद रखना है कि कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में है। तो ये इतने मंदिर हो गए तमिलनाडु वाले। इसको तमिलनाडु वाले मंदिर को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर केरल के मंदिर। केरल में पहला जो मंदिर है वड़क्कूनाथन मंदिर, जो कि शिव जी का मंदिर है। फिर श्री अयप्पा मंदिर, और इसी को सबरीमाला मंदिर कहते हैं, जिसमें जो महिलाओं के प्रवेश पे रोक लगी थी, काफ़ी चर्चा में रहा था। फिर आता है पद्मनाथ स्वामी मंदिर, विष्णु मंदिर है ये। गुरुवायूर मंदिर, ये श्री कृष्ण जी का मंदिर है। तो ये सभी केरल के प्रसिद्ध मंदिर है। वड़क्कूनाथन, अयप्पा मंदिर, पद्मनाथ स्वामी मंदिर, इसके अलावा गुरुवायूर मंदिर। फिर आता है कर्नाटक के मंदिर। कर्नाटक के जो प्रसिद्ध मंदिर है मुरुदेश्वर मंदिर, मूकांबिका मंदिर, श्रृंगेरी मंदिर है। गोमतेश्वर मंदिर प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर महाबली की मूर्ति मिली है श्रवणबेलगोला से, जहाँ पे जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने लास्ट में अपने जीवन के अंत में संलेखना विधि से यहीं पे अपने शरीर का त्याग किया था, मतलब यहीं पे उसकी मृत्यु हुई थी। अगला यहाँ पे बात करेंगे चन्नाकेश्वर मंदिर वेल्लूर में है। होयलेश्वर मंदिर हलीवीडु में है कर्नाटक में। विरूपाक्ष मंदिर काफ़ी फेमस है, हम्पी में स्थित है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कर्नाटक के मंदिर में, विरूपाक्ष याद रखिएगा कर्नाटक में है, होयलेश्वर याद रखिएगा और गोमतेश्वर याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट मंदिर है कर्नाटक के। नेक्स्ट बात करेंगे आंध्र प्रदेश का एक ही मंदिर प्रसिद्ध है जो कि है वेंकटेश्वर मंदिर, और चोल वंश के शासकों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। फिर आता है तेलंगाना के मंदिर। यहाँ पर है श्री सीतारामचंद्र स्वामी मंदिर और गणना सरस्वती मंदिर। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वेंकटेश्वर याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में है।
गुजरात के मंदिर तो सोमनाथ मंदिर है जो कि ज्योतिर्लिंग भी है। अभी लास्ट में हम 12 ज्योतिर्लिंग पूरा कंप्लीट कवर करेंगे और इसके अलावा ज्योतिर्लिंग के अलावा जो भारत से बाहर भी मंदिर है उसको भी देखेंगे। सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र में, द्वारकाधीश मंदिर द्वारका में, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग तो गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग है, एक तो सोमनाथ मंदिर ये भी ज्योतिर्लिंग है और एक नागेश्वर ये भी ज्योतिर्लिंग है। अभी 12 ज्योतिर्लिंग जब देखेंगे तो उसमें आएगा ये। फिर मुडेरा का सूर्य मंदिर है। 3 प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है इंडिया में। पहला तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद ये मोढेरा का सूर्य मंदिर है और एक कश्मीर में सूर्य मंदिर है जिसे मार्तंड मंदिर कहा जाता है। तो 3 सूर्य मंदिर है प्रसिद्ध। मार्तंड मंदिर याद रखिएगा, कश्मीर में है। नेक्स्ट बात करेंगे मध्य प्रदेश के मंदिर तो कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो मंदिर के अंतर्गत आता है। खजुराहो मंदिर की वास्तुकला कैसी है नागर शैली में, वो हमने देखा था नागर शैली वाले चैप्टर में, इससे पहले वाले। फिर आता है सास बहु मंदिर, इसको सहस्त्रबाहु मंदिर भी कहते हैं, ग्वालियर में स्थित है। ओंकारेश्वर मंदिर खंडवा में है मध्य प्रदेश के, ये भी ज्योतिर्लिंग है। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर मंदिर ये उज्जैन में है, ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे महाराष्ट्र के मंदिर तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर है नासिक में और यही त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से गोदावरी नदी निकली है। गोदावरी नदी के किनारे नासिक में ही महाकुंभ का मेला लगता है। इसके अलावा विट्ठल और विठोवा मंदिर जो कि पंढरपुर में है महाराष्ट्र में। तो 2 प्रसिद्ध हैं, एक त्र्यंबकेश्वर दूसरा विट्ठलनाथ का मंदिर। अगला आता है असम के मंदिर तो कामाख्या मंदिर बहुत ज़्यादा ये प्रसिद्ध है, गुवाहाटी में स्थित है। उमानंद देवलोई गुवाहाटी में। नवग्रह मंदिर तो कामाख्या और नवग्रह जरूर याद रखिएगा। कामाख्या मंदिर कहाँ है? गुवाहाटी में। ये मंदिर जो है जो कम सुने रहते हैं, ये मैचिंग में आ जाते हैं तो 2-3 उसमें पता रहते हैं तो एक नहीं भी याद रहेगा तब भी चलेगा। फिर आता है यहाँ पर नेघो रितिंग शिव देउल, ये असम में स्थित है। नेघो रितिंग शिव देउल असम में स्थित है। अगला आता है छत्तीसगढ़ के मंदिर तो भोरम देव मंदिर, धनतेश्वरी मंदिर और महामाया मंदिर, तीनों प्रसिद्ध हैं ये मंदिर और ये कम पॉपुलर है लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भोरम देव मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर, महामाया मंदिर छत्तीसगढ़ में स्थित है। फिर हिमाचल प्रदेश का आता है ज्वालामुखी देवी मंदिर और बाबा बालकनाथ मंदिर, ये वाला प्रसिद्ध है। बाबा बालकनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करेंगे झारखंड में एक मंदिर है, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। वैद्यनाथ मंदिर कहाँ पर है? झारखंड में। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में मलिनीथन मंदिर कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिम बंगाल में दक्षिणेश्वर मंदिर जो कि कोलकाता में स्थित है। दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ है? कोलकाता में। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी मंदिर, लिंगराज मंदिर और कोणार्क मंदिर, ये हमने नागर शैली में भी देखा था और ये प्रसिद्ध मंदिर हैं जो कि उड़ीसा में है और नागर शैली का शुद्ध रूप है एकदम। अगला आता है यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है इंडिया में? तो सोमनाथ है जो कि सौराष्ट्र गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग है, एक सोमनाथ एक नागेश्वर। फिर आंध्र प्रदेश में है मल्लिकार्जुन स्वामी ज्योतिर्लिंग जो कि श्रीशैलम में है आंध्र प्रदेश में। फिर मध्य प्रदेश में फिर 2 हैं, गुजरात में 2, मध्य प्रदेश में 2, महाकालेश्वर ओंकारेश्वर। अगला है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर है वाराणसी में। उत्तराखंड में केदारनाथ है, ये भी ज्योतिर्लिंग में आता है। झारखंड में वैद्यनाथ मंदिर जो है देवघर में, ये झारखंड में स्थित है, ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत आता है। रामेश्वरम मंदिर जो कि तमिलनाडु में है। अब महाराष्ट्र में देखिए 3 ज्योतिर्लिंग है, एक घृष्णेश्वर औरंगाबाद में है, फिर त्र्यंबकेश्वर नासिक में है, भीमा शंकर पुणे में है। तो सबसे ज़्यादा ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 2 हैं, गुजरात में 2 हैं। जैसा कि भी हमने देखा था मध्य प्रदेश में 2 और गुजरात में 2, सोमनाथ नागेश्वर और यहाँ पर महाबलेश्वर ओंकारेश्वर। तो ये याद रखिएगा। अगला जो है भारत के बाहर कौन कौन से मंदिर है? तो अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में जो कि सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है हिंदू धर्म का। फिर पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में स्थित है। मुल्तान का आदित्य सूर्य मंदिर पाकिस्तान में है। कटास राज मंदिर पाकिस्तान में है। प्रेह विहार मंदिर ये कंबोडिया में है। प्रबनम मंदिर ये है इंडोनेशिया में और मुन्नेश्वर मंदिर है श्रीलंका में। ये कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा इंडिया में स्थित नहीं है। तो ये मंदिर इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर है। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो बात करेंगे इंडो इस्लामिक कल्चर कैसा था, वास्तुकला यहाँ पे कैसी थी, किस तरह से बिल्डिंग्स बनती थी इसमें, या कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनी है, और जो स्थानीय शैली जैसे जौनपुर में कौन कौन सी बिल्डिंग है उसको किसने बनवाया था, वो सब चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। इंडो इस्लामिक कल्चर की बात करें तो इसको भारतीय अरबी वास्तुकला भी कहा जाता था। ये मिक्सचर था क्योंकि जब बाहर से जो मुस्लिम या तुर्की लोग आते थे तो यहाँ पे आके यहाँ का भी कुछ कल्चर को अपनाते थे, तो उनकी जो बिल्डिंग्स हैं उसमें यहाँ का भी और वहाँ का भी मिक्स दिखता है। तो ये भारतीय अरबी फारसी तुर्की शैली का ये संगम हुआ करता था। नेक्स्ट यहाँ पर जो भारतीय शैली के जो चिन्ह यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे सजावटी कोष्ठक देखने को मिलते हैं,
छज्जे देखने को मिलते हैं, गुंबदों की सजावट मिलती है। ये सब इस्लामिक शैली में ये सब चीज़ें अपनाई गई थी। इसके अलावा इंडो इस्लामिक जो मध्यकालीन हमारी जितनी भी बिल्डिंग्स बनी हैं मध्यकालीन भारत में, उसके क्या क्या लक्षण थे वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे जो मध्यकालीन भारत की जो आर्किटेक्चर था, इसकी विशेषता थी मेहराब था, गुंबद था, उपस्थित होते थे मेहराब और गुंबद, मीनारें उपस्थित होती थी, ऊंची ऊंची मीनारें होती थी जैसे कुतुब मीनार वगैरह है। ये भी हम जैसे जैसे जो वंश आएगा उसमें क्या क्या खास चीज़ें हुई थी, क्या खास चीज़ें बनी थी, वो भी हम देखेंगे। जोड़ने के लिए यहाँ पर गारे का यूज़ किया जाता था, जो गारा होता है जिससे बिल्डिंग्स को जोड़ा जाता है। कंक्रीट, चूना पत्थर, चूना प्लास्टर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, इन सभी चीज़ों का यूज़ किया जाता था। ये स्टेटमेंट में प्रीलिम्स में भी आ सकता है और इसको आप मेंस में भी लिखेंगे, जैसे इंडो इस्लामिक कला के बारे में अगर आ जाए तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी होंगी। अलंकरण के लिए जो चीज़ यूज होती थी, जो शैली यूज होती थी, इसको पित्रादुरा शैली कहते थे और एक अरबेस्क शैली का यूज़ किया जाता था। अभी ये क्या होते थे अरबेस्क और पित्रादुरा, इसको भी देखना है। ज्यामितीय सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता था। जो इनकी बिल्डिंग्स बनी होती थी उनमें समरूपता दिखे, मतलब इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा कुछ ना रहे, इसलिए ज्यामितीय सिद्धांतों का इसमें यूज़ किया जाता था। आंगन में पूल और फव्वारे होते थे, फव्वारे का यूज़ किया जाता था। चारबाग शैली इसमें सबसे ज़्यादा फेमस थी। चारबाग शैली में जो इमारतें हैं उसको बनवाने की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे पित्रादुरा शैली। अब क्या है, तो पित्रादुरा में ये संगमरमर या फिर बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर इसका अलंकरण किया जाता था। जैसे ये संगमरमर पर रंगीन पत्थर लगाए गए हैं, ये है पित्रादुरा शैली। और इसका सबसे पहला उदाहरण जो देखने को मिलता है वो एतमादुद्दौला का मकबरा देखने को मिलता है, जो कि जहांगीर की वाइफ नूरजहां ने बनवाया था अपने पिता की याद में। उनका नाम था एतमादुद्दौला, उनको जो उपाधि दी गई थी वो एतमादुद्दौला की थी। आगरा में स्थित है ये मकबरा। नेक्स्ट बात करेंगे पित्रादुरा, ये हो गया जिसमें संगमरमर या फिर बलुए पत्थर पे रंगीन पत्थरों को घेरा जाता है। अब अरबेस्क शैली क्या होती है, तो अरबेस्क में पौधों को जैसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे पौधों को ऐसे करके सजावट की शैली ये भी होती है। लिपटे हुए पौधे वक्रीय रूप से यहाँ पर रूपांकन होता है। तो ये जैसे जो बड़े दरवाजे वगैरह होते थे या दीवारें होती थी उस पर ये वाली शैली बना दी जाती थी, अरबेस्क शैली इसको कहा जाता था। इसके अलावा जो इंडो इस्लामिक शैली की और एक विशेषता थी, उल्टे कमल बनाए जाते थे। ये भारतीय शैली का से लिया गया है। उल्टे कमल बनाए जाते थे, कलश उसमें दिखता है, स्वास्तिक का प्रयोग किया गया है कई जगह पे। तो ये सब चीज़ें जो है भारतीय शैली और जो इस्लामिक शैली थी उसको मिक्स करने का काम करती हैं। अब ये तो हो गई इनकी विशेषता। अब दिल्ली सल्तनत काल में जो अगर हमें बांटना है वास्तुकला को तो किस तरह से बांटा जाएगा, तो एक तो थी साम्राज्यिक शैली, जो कि जो दिल्ली सल्तनत के मेन राजा थे उनके द्वारा, दिल्ली शासकों के द्वारा जिसको संरक्षित किया गया था। और एक होती थी प्रांतीय शैली, जो उस टाइम पे जैसे जो अलग अलग प्रांत थे उन्होंने भी अपना कुछ निर्माण करवाया था। जैसे जौनपुर वगैरह में, मालवा के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्चर बने हैं जो कि प्रांतीय शैली के उदाहरण है। तो स्थानीय शासकों द्वारा इसको संरक्षित किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, अब पहला जो है दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था गुलाम वंश, या फिर इसी को मामलुक वंश कहा जाता है। 1206 से 1290 तक ये था मामलुक वंश। और इसमें जो शैली यूज़ हुई थी उसको कहा जाता है मामलुक शैली। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी या मामलुक वंश की स्थापना की थी। और इस टाइम पे गुलाम वंश में जितने भी आर्किटेक्चर बने हैं लगभग सभी जो है हिंदू स्थापत्य को ख़त्म करके बने हैं। उनके ध्वंसावशेष जो कहते हैं, उनके खंडहरों पर जो भी निर्माण हुआ है इस टाइम में उनके खंडहरों पर ही हुआ है। जितनी भी हमें यहाँ पर इस्लामिक शैली में जितने भी आर्किटेक्चर मिलेंगे लगभग सभी जो है पहले किसी हिंदू मंदिर या फिर किसी जैन मंदिर, बौद्ध मंदिर, उसी के आर्किटेक्चर के ऊपर बने हैं। इसीलिए जो है ये मुद्दा अभी भी चलता रहता है। तो ये एक ऑब्वियस सी बात है कि उसी पे बने हैं, तो इतना बहुत ज़्यादा डिबेट इसमें करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर भी जब अब आज़ादी के बाद से अभी तक जो है बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो बहुत सारे आर्किटेक्चर अभी भी वैसे खड़े रहते हैं। हमेशा लड़ाई करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। फिर भी जो है ये जान लीजिए कि हिंदू आर्किटेक्चर पर ही बहुत सारे मंदिर, मस्जिद वगैरह जो हैं वो बने हैं। इसका एग्जाम्पल जो है ये कुव्वतुल इस्लाम, एक पहली मस्जिद जो तुर्की मस्जिद थी, ये भी जो है पहले जैन मंदिर, जैन खंडहर था उसी के ऊपर ही बनाई गई थी कुव्वतुल इस्लाम तुर्की मस्जिद। और इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था दिल्ली में। हमें एग्ज़ाम की दृष्टि से बस इसको पढ़ना है, राजनीति की दृष्टि से नहीं पढ़ना है। अगर मैंने ऐसा कुछ बोला है तो उसके लिए क्षमा करिएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में इसको बनवाया था। लगभग 1192 ईस्वी में इसको बनवाया गया था कुव्वतुल इस्लाम को, और ये भारत में पहली तुर्की मस्जिद थी। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। मामलुक वंश का ही ये उदाहरण है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, जिसको बख्तियार काकी एक संत थे, उनके याद में ये कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा।
तो ये हो गया मामलुक वंश की जो प्रमुख वास्तुकला है। अब यहाँ पर खिलजी वंश की देखते हैं, 1290 से 1320 तक सबसे छोटा ये राजवंश था। ये हम जो मध्यकालीन भारत है हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री में इसको पढ़ेंगे। खिलजी राजवंश जो है 1290 से 1320 तक था। जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना करवाई थी। और यहाँ पर जिस शैली का यूज़ हुआ है उस शैली का नाम क्या है? तो आर्ट एंड कल्चर में अगर आपको मेंस में लिखना होगा तो ये सब केवल यही पॉइंट्स लिख दीजिएगा, क्योंकि इतने ही शब्द की आपकी सीमा होती है। तो सालजुक शैली में इसका निर्माण करवाया गया था। विशेषता इसकी क्या थी? तो घोड़े की नुकीली नाल के रूप में मेहराब बनाए गए थे। बस अगर आप लिखें तो ये वाला शब्द जरूर आना चाहिए, घोड़े की नाल के आकार के जो मेहराब होते थे। मेंस में ये रहेगा तो खिलजी वंश की जो वास्तुकला है वो सीधे से दिख जाएगी। विस्तृत गुंबद और नीचे मेहराब होते थे, इसके नीचे मेहराब होते थे। जालीदार खिड़कियाँ होती थी, शिलालेख की पट्टियाँ होती थी खिलजी काल में। और इसमें जो प्रमुख आर्किटेक्चर बनवाए गए थे, जैसे अलाई दरवाज़ा, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और ये जो है कुव्वतुल इस्लाम जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक वाली मस्जिद थी, उसका ये दक्षिणी दरवाज़ा था, अलाई दरवाज़ा। दिल्ली में स्थित है अलाई दरवाज़ा, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। इसके अलावा सीरी महल बनवाया था दिल्ली में, अलाउद्दीन खिलजी ने ही। हौज खास दिल्ली में बनवाया था। हजार सितून बनवाया था दिल्ली में। और जमात खाना मस्जिद भी दिल्ली में ही बनवाई थी। और ये सब चीज़ें जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाई थी। नेक्स्ट बात करते हैं तुगलक काल में। तो ये 1320 से लेकर 1413 तक था। और ये सबसे बड़ा वंश माना जाता है। इसकी स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। और यहाँ पर जो शैली यूज़ हुई है वो है बट्टार शैली। और इस काल में तुगलक वंश में जो अभी तक बिल्डिंग्स में बहुत सारी कलाकारी की जाती थी, अलंकरण किया जाता था, इस काल में हमें स्थापत्य की सादगी देखने को मिलती है। मतलब एकदम सादी बिल्डिंग्स हुआ करती थी, कम अलंकरण उसमें हुआ करता था। धूसर बलुआ पत्थर और लाल बलुआ पत्थर से तुगलक काल में बिल्डिंग्स का निर्माण हुआ था। मोटी मोटी दीवारें होती थी। इसमें जो है सजावट पे कम फोकस किया गया था, सुरक्षा पे ज़्यादा फोकस किया गया था कि जल्दी से जो है भेद ना पाए किला कोई। तो इस तरह से यहाँ पर दीवारों का निर्माण किया गया था। इसके अलावा तुगलकाबाद जो शहर है इसकी स्थापना करवाई थी गयासुद्दीन तुगलक ने। तो शहर वगैरह भी इसी में आ जाएंगे। तुगलकाबाद की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने करवाई थी। इसके अलावा नहरों का निर्माण कराना शुरू हुआ इसी में, गयासुद्दीन तुगलक ने ही शुरुआत की थी, जो संस्थापक था। शुरुआत यहाँ से हुई थी, गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। और सर्वाधिक नहर किसके टाइम पे बनाई गई? तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे सबसे ज़्यादा नहर बनवाई गई थी। इसीलिए फिरोज शाह तुगलक ने जो है सिंचाई कर भी रखा था, जिसका नाम था हक-ए-शर्ब। हक-ए-शर्ब किसने रखा था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने रखा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा नहर भी इसी ने बनवाई थी। नेक्स्ट बात करेंगे, इस टाइम पे तुगलक काल में ही डाक चौकियाँ बनवाई गई थी, जिसको गयासुद्दीन तुगलक ने शुरू कराया था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे कई सारी डाक चौकियाँ बनी थी, सराय बने थे। काली मस्जिद, खिड़की मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद, ये सभी इसका निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था तुगलक वंश में। पुराने महल जो थे उनका पुनर्निर्माण अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ, किस वंश में हुआ था, तो तुगलक वंश में हुआ था। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण कराया था, मरम्मत करवाई थी। अलाई दरवाज़ा का मरम्मत करवाई थी, हजार सितून की मरम्मत करवाई थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत पे ज़्यादा फोकस किया था। और इसके अलावा इसने बहुत सारे नगरों की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने, जैसे जौनपुर की स्थापना जो है जौना खां के नाम पर बनी है, पड़ा है इसका नाम। और इसको जो है मोहम्मद बिन तुगलक की याद में फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण कराया था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम था जौना खां, उसी नाम पे ही जौनपुर नाम है। इसके अलावा हिसार की स्थापना कराई थी फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोजाबाद की, फिरोजपुर की, फतेहाबाद की, ये सब स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। इसके अलावा इसने जो है लोक निर्माण विभाग की भी स्थापना करवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने, लोक निर्माण विभाग। अगला यहाँ पे आता है सैयद काल। सैयद काल जो है 1414 से 1451 तक था। और इसमें कुछ खास हुआ नहीं था। अष्टकोणीय मकबरों की स्थापना यहाँ पे करवाई गई थी, ये इतना याद रखना है, अष्टकोणीय मकबरे। इसके अलावा नीले रंग के टाइल्स का इसमें प्रयोग किया गया था। गुलदस्ता, स्वतंत्र गुलदस्ते का प्रयोग किया गया था। ये आर्किटेक्चर में ही एक शैली आती है गुलदस्ता, उसका यहाँ पर सैयद काल में प्रयोग शुरू हो गया था। अष्टकोणीय मकबरा याद रखना है। अगला आता है यहाँ पर लोदी काल। ये 1451 से 1526 तक था। और लोदी काल में जो है दोहरे गुंबद का प्रचलन चालू हुआ था, दोहरे गुंबद बनने लगे। चतुर्भुजी यहाँ पर मकबरों का निर्माण किया गया। जो सिकंदर लोदी का मकबरा है वो चतुर्भुजी मकबरे का उदाहरण है। इसके अलावा यहाँ पे लोदी काल में ही आगरा शहर की स्थापना कराई गई थी 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कराई थी 1504 में और इसको राजधानी बनाई थी 1506 में।
लोदी गार्डन की दिल्ली में स्थापना करवाई थी सिकंदर लोदी ने। लोदी काल में सिकंदर लोदी ने ही जो बनवाया था वो बनवाया था। मियाँ मोड की मस्जिद, इसको दिल्ली में बनवाया था सिकंदर लोदी ने। इसके अलावा जमाली कमाली मस्जिद सिकंदर लोदी ने ही बनवाया था दिल्ली में। तो ये लोदी काल की कुछ स्थापत्य कलाएँ हैं। अब स्थानीय शैलियाँ जो थी, जैसे जौनपुर शैली, यहाँ पे भारी भरकम इमारतें बनी हैं। इसके अलावा मीनारों का यहाँ पर अभाव देखा गया है, तो इसको आप मेंशन कर सकते हैं। ढलवा दीवारें यहाँ पर इंडो इस्लामिक शैली का यहाँ पर यूज़ किया गया है। सरकी शासकों के द्वारा इसको बनवाया गया। जौनपुर में जो प्रमुख शासक थे, सरकी शासक थे, उन्हीं के द्वारा जो निर्माण वगैरह करवाया गया था। तो अटाला मस्जिद यहाँ पे प्रसिद्ध है। इसको इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया था। एक देवी मंदिर को तोड़वा कर इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था, अटाला मस्जिद का। और ये लिखा हुआ है बुक में, ऐसा कुछ मैंने अलग से नहीं पढ़ा है, जो हिस्ट्री में लिखा वही चीज़ मैं यहाँ पे बता रही हूँ। दरवाज़ा, लाल दरवाज़ा बनवाया था महमूद शाह सरकी की पत्नी बीबी राजी के द्वारा इसको बनवाया गया था। लाल दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो लाल दरवाज़ा जौनपुर में है। महमूद शाह सरकी ने इसका निर्माण करवाया था। झंझरी मस्जिद स्थित है यहाँ पर जौनपुर में, और इसका निर्माण इब्राहिम शर्की ने करवाया था। जामा मस्जिद भी यहाँ पर है। कई सारी जामा मस्जिद है, उनमें से एक जौनपुर में भी है, और इसका निर्माण हुसैन शाह सरकी ने करवाया था। हुसैन शाह सरकी। तो ये कुछ जौनपुर की इमारतें हैं, इसको याद रखना है किसने कौन सी बनवाई थी और जौनपुर में कौन कौन सी हैं, मैचिंग में आ जाता है ये। हम मालवा शैली देखते हैं। तो मालवा शैली जो थी ये दिल्ली वास्तुकला से प्रेरित थी। नुकीले मेहराब यहाँ पर बनाए गए थे, पिरामिडाकार यहाँ पर छत बनाए गए थे, ढलवा दीवारें थी यहाँ की, रंग बिरंगे पत्थरों का यहाँ पर प्रयोग किया गया था, संगमरमर यूज़ किया गया था, टाइल्स लगाई गई थी। और यहाँ का जो प्रसिद्ध है वो चीज़ याद रखना है, जैसे हिंडोला महल। हिंडोला महल जो है मालवा शैली का सबसे प्रसिद्ध महल है, और मांडू में स्थित है, इंदौर में है ये। मांडू इंदौर से थोड़ी दूर पर है ये, और इसका निर्माण जो है हुसंग शाह ने करवाया था। अगला है यहाँ पर जहाज महल स्थित है मांडू में ही, और इसका निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। और ये रानी रूपमती और बाज बहादुर का ये महल कहा जाता है, उनकी प्रेम कहानी से संबंधित है। ये जहाज महल मांडू में ही स्थित है। इसके अलावा असरफी महल है यहाँ पर, जामा मस्जिद है एक यहाँ पर। तो इसके अलावा हुसंग शाह का मकबरा है यहाँ पर। तो हुसंग शाह वही हैं जिन्होंने हिंडोला महल का निर्माण कराया था। इनका मकबरा भी यहीं पर स्थित है, मालवा शैली में ही बना हुआ। तो ये इतनी चीज़ें जो हैं इंडो इस्लामिक शैली के बारे में इंपॉर्टेंट थी। मुगल कालीन वास्तुकला के बारे में देखेंगे, और इसमें से जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बिल्डिंग्स बनाई गई या फिर कोई चित्रकार के नाम पूछ लिया गया कि वो किससे संबंधित है, किसके शासनकाल से संबंधित है, तो उसको यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुगल कालीन वास्तुकला की विशेषता क्या क्या थी? तो लोदी वंश के पतन के बाद जब इसका उद्भव हुआ था, तो लोदी वंश में वास्तुकला का पतन हो रहा था। मुगल कालीन जब सभ्यता आई तो वहाँ पे वास्तुकला का ज़्यादा प्रभाव होने लगा। बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह का निर्माण किया गया जो अभी भी दिखती हैं। तो ये है लोदी वंश के बाद ये मुगल वंश आया था, जब बाबर ने पानीपत के युद्ध में हराया था इब्राहिम लोदी को, यानी लोदी वंश के जो अंतिम राजा थे उन्हें। और ये जो पानीपत का युद्ध हुआ था ये दूसरा वाला युद्ध था, जो कि 1526 में हुआ था। और ये मुगल कालीन जो वास्तुकला थी इसमें राजपूती शैली का ज़्यादा प्रभाव था, क्योंकि मुगल कला में मुगल टाइम में जो है राजपूत वंश की जो शादी विवाह जो है संबंध काफ़ी ज़्यादा थे। जो मुगलों के संबंध थे उस राजपूतों से बहुत ज़्यादा हो गए थे इस टाइम पे, तो मुगल शैली का भी इसमें समावेश किया गया है। मकबरे के चारों ओर बगीचे का निर्माण किया जाता था। जितने भी मकबरे होते थे चारों ओर बगीचे का निर्माण किया जाने लगा। दोहरी गुंबद वास्तुकला और अलंकरण के लिए जो पित्रादुरा शैली हमने देखी थी, पित्रादुरा शैली का यूज़ किया जाने लगा। यहाँ पर दोहरे गुंबद बनाए जाने लगे, झूलते छज्जे और झरोखे बनाए जाने लगे। तो मुगल कालीन विशेषता अगर पूछा जाए यूपीपीसीएस मेंस में या फिर आपको प्री में भी स्टेटमेंट वाइज ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बाबर के बारे में, तो बाबर का टाइम पीरियड जो है 1526 से 1530 तक है। और जितना ये 4 साल का टाइम है इसमें सब में बाबर ने युद्ध ही किया था। 4 युद्ध टोटल किए थे। पहला वाला जो पानीपत का दूसरा युद्ध किया था इब्राहिम लोदी से, फिर दूसरा वाला 1527 में किया था खानवा का युद्ध राणा सांगा से, ये हम मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। फिर तीसरा जो युद्ध किया था वो मेदिनी राय से किया था, चंदेरी का युद्ध जो था 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। उसके बाद फिर 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था, जिसमें जल और स्थल दोनों पर युद्ध किया गया था और उसमें अफगानों को हराया था। तो 4 युद्ध किए थे बाबर ने। उसके बाद 1530 में मृत्यु हो गई थी। तो उस टाइम पे इन्होंने ज़्यादा जो है वास्तुकला के लिए या फिर किसी भी कला के लिए ज़्यादा काम ये नहीं कर पाए थे। फिर भी उद्यानों के शौकीन थे। उद्यानों की शैली जो 4 बाग शैली है इसको इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फेमस किया था। और पानीपत में इन्होंने काबुली मस्जिद का निर्माण कराया था। काबुली बाग की मस्जिद का निर्माण बाबर ने करवाया था पानीपत में। जामा मस्जिद का निर्माण इन्होंने करवाया था संभल में। संभल में जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो बाबर ने बनवाई थी। इसके अलावा गज ए बाबरी एक सड़क को मापने का पैमाना इन्होंने बनाया था।
एक पद्य शैली इन्होंने दी थी जिसका नाम था मुबैयान शैली। तो मुबैयान शैली के जन्मदाता जो हैं बाबर कहे जाते हैं। हुमायूं की बात करें तो हुमायूं जो है 1530 से 1540 तक था पहले। उसके बाद बीच में शेरशाह सूरी आ गया था, जो लास्ट में 2 युद्ध हुए थे। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था और 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। उसको बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, कन्नौज के युद्ध को। तो उसके बाद हुमायूं जो है ये भागने पर मजबूर हो गया था, तो ये बाहर रहा था और उस टाइम पे शेरशाह सूरी का शासन चला था। फिर से 1555-56 में वापस से आ गया था हुमायूं, जब सरहिंद के युद्ध में 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ। उसी में हुमायूं को जो है शासन फिर से मिला, लेकिन 1 ही साल तक शासन कर पाया। फिर उसके बाद दीन बना की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी पुस्तकालय की। तो ये है हुमायूं की कहानी। ज़्यादातर टाइम जो है इसको संघर्ष ही करना पड़ा था शेरशाह सूरी से। इसके बाद भी इसने एक नगर की स्थापना कराई थी जिसका नाम था दीन पनाह नगर। वहीं पे एक पुस्तकालय था जिसकी सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। इसके अलावा ये फारसी शैली की प्रमुख विशेषता इसके टाइम पे थी, हुमायूं के टाइम पे। इसके अलावा चित्रकला का प्रारंभ हुमायूं के समय में ही हुआ था। चित्रकला का अगर प्रारंभ कहा जाए मुगल काल में कब हुआ था, तो मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ हुमायूं के टाइम से हुआ था और अपने शीर्ष पर कहाँ पे पहुंचा था, तो जहांगीर के टाइम पे। नेक्स्ट बात करेंगे शेरशाह सूरी की। 1540 से 45 तक इसने शासन किया और इसने एक मस्जिद बनवाई थी दिल्ली में। पुराने किले में मस्जिद है ये, किला-ए-कोहना। तो किला-ए-कोहना का निर्माण कई बार पीसीएस के एग्जाम में, आरओ के एग्जाम में पूछा जा चुका है, किसने करवाया था, तो शेरशाह सूरी ने कराया था। इसके अलावा पाकिस्तान में रोहतास का किला इसने बनवाया था। सड़क आजम जो ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड अब कही जाती है, इसका निर्माण भी जो है शेरशाह सूरी ने करवाया था। बाद में जब ऑकलैंड का टाइम आया था ब्रिटिश काल में, तब इसका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड हुआ था। सूरी का मकबरा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये सासाराम में स्थित है। लाल बलुआ पत्थर से बना है, बिहार में स्थित है। अगला यहाँ पे बात करेंगे अकबर की। शेरशाह सूरी की मृत्यु कैसे हुई थी, तो जब इसने कलिंजर के किले पे आक्रमण किया था, बांदा में कलिंजर के किले पर आक्रमण किया था, तब जो गोला, जो बारूद का गोला फेंका गया था, वो वापस से लुढ़क के नीचे आ गया और वहीं पे इसकी मृत्यु हो गई थी 1545 में। बाद में फिर से हुमायूं का नंबर आता है, हुमायूं फिर से आएगा। उसके बाद 1 ही साल तक शासन कर पाता है, फिर 1556 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अकबर आता है 1556 से 1605 तक, 1556 से 1605। अकबर के द्वारा जो है गोविंद देव मंदिर का निर्माण कराया गया था, जो काफ़ी फेमस ये मतलब इसका काम है। वृंदावन में करवाया गया था गोविंद देव मंदिर का निर्माण। आगरा का किला इसने बनवाया था, आगरा में, जिसमें कौन कौन सी चीज़ स्थित है ये पूछा जाता है कि आगरा में क्या क्या चीज़ है और इसके अलावा फतेहपुर सीकरी में क्या क्या चीज़ है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो आगरा के किले में मोती मस्जिद है, दीवाने आम है, दीवाने खास है, जहांगीरी महल है। आगरा के किले में जहांगीरी महल ज़्यादा फेमस है और मोती मस्जिद, ये दोनों जरूर याद रखना है। दीवाने आम, दीवाने खास, ये तो लगभग सभी महलों में हुआ करते थे। फिर फतेहपुर सीकरी की बात करें तो इसका निर्माण कराया गया था 1571 में। 1571 में फतेहपुर सीकरी की नींव रखी गई थी। ये एक नगर जैसा बसाया गया था। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ स्थित है, तो ये बुलंद दरवाज़ा स्थित है, जो सबसे ऊंचा दरवाज़ा कहा जाता है। 1576 में इसका निर्माण पूर्ण हुआ था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसको अकबर ने बनवाया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण किस उपलक्ष्य में हुआ था, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। इसके अलावा पंचमहल का निर्माण कराया इसने, जिसमें खंभों पर ये निर्मित है, खंभों पर बना हुआ है, जिसमें प्रॉपर हवा वगैरह आती है। तो ये फारसी वदगीर की अवधारणा से प्रेरित है, फारसी वदगीर शैली में ये बना हुआ है पंचमहल, फतेहपुर सीकरी में है। इसके अलावा इबादत खाने का निर्माण कराया। इसका निर्माण जो है हुआ था 1575-76 में इसका निर्माण हुआ था, इबादत खाने का, जहाँ पे सभी धर्मगुरु जो है, अलग अलग धर्मों के लोग आपस में बैठ के बहस करते थे। अकबर जो है उनमें से कुछ अच्छी चीज़ें निकालता था। नेक्स्ट बात करेंगे हिरन मीनार, यहाँ पर स्थित है, जो कि अकबर के चहेते हाथी की स्मृति में ये बनाया गया था। उस हाथी का नाम था हिरण। तो हिरण मीनार यहीं पर स्थित है अकबर जो फतेहपुर सीकरी में। जोधाबाई का महल है फतेहपुर सीकरी में। इसके अलावा सलीम चिश्ती की दरगाह है, जिनकी दरगाह पर ही प्रार्थना करके जो सलीम था, जो बाद में जहांगीर बना, उसका जन्म हुआ था। तो इन्हीं के प्रभाव से इनका जन्म हुआ था, इसीलिए जहांगीर का नाम सलीम रखा गया था। नेक्स्ट बात करेंगे जहांगीर का टाइम। तो 1605 से 1627 तक जहांगीर का टाइम था। चित्रकला पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया जहांगीर के समय में। इसके अलावा कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण कराया गया। लाहौर में मोती मस्जिद बनवाई गई। अब देख लीजिए मोती मस्जिद यहाँ पर भी है, लाहौर में स्थित है। लाहौर वाली को किसने बनवाया, जहांगीर ने। अकबर का मकबरा सिकंदरा में किसने बनवाया था, तो ये जहांगीर ने बनवाया था। और ये जो डिज़ाइन है इस सिकंदरा के मकबरा की, अकबर ने खुद तैयार की थी, लेकिन बाद में इसको जहांगीर ने बनवाया था। एतमादुद्दौला का मकबरा जो है ये नूरजहाँ के द्वारा बनाया गया था, जो यहाँ पर पित्रादुरा शैली का यूज़ किया गया है। तो इनके पिता का नाम था एतमादुद्दौला। नूरजहाँ जो है जहांगीर की जो पत्नी थी, उन्होंने इसका निर्माण कराया था।
जहांगीर के समय के कुछ प्रमुख चित्रकार हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगा रिजा हैं जो चित्रशाला के प्रमुख थे ये। इसके अलावा अबुल हसन जिनको उपाधि दी गई थी नादिर उल जमा की। मोहम्मद मुराद हैं, उस्ताद मंसूर हैं, जो कोई इनको कहा गया था नादिर उल असर। नादिर उल असर किसका नाम था? तो उस्ताद मंसूर का। फिर मनोहर एक लोग थे, विशन दास थे, फारूक बेग और दौलत। ये इतने प्रमुख चित्रकार हैं। पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से जहांगीर के समय से संबंधित नहीं है। तो बस इतने ही है जो जहांगीर के टाइम पे चित्रकार थे, इन्हीं में से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट बात करेंगे शाहजहां की। तो 1527 से 1657 तक इनका टाइम पीरियड था। ताजमहल का जो एक फेमस इनका निर्माण है, ताजमहल का निर्माण कराया। दिल्ली में लाल किले का निर्माण कराया। जामा मस्जिद बनवाई दिल्ली में। तो दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई है? शाहजहां ने। लाल किले का निर्माण शाहजहां ने किया है। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने किया है? तो वो अकबर ने किया है। जहानाबाद इन्होंने नगर की स्थापना कराई, शहर की स्थापना कराई थी शाहजहां ने। इसके अलावा मयूर सिंहासन का निर्माण, जिस पे लगभग सभी शासक बैठे थे, बाद में इसको नादिर शाह जो लेकर चला गया था। तो ये मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? तो ये शाहजहां ने करवाया था। फिर लास्ट में औरंगजेब आया। औरंगजेब ने का टाइम पीरियड कब से कब तक है? तो 1658 से 1707 तक है। और इसके पहले कई सारे युद्ध हुए थे जो मेडिवल हिस्ट्री में दिया है। तो ये आर्ट एंड कल्चर है, तो केवल जितनी चीज़ें बनी थी उतनी ही हम देख रहे हैं यहाँ पर। बीबी का मकबरा इन्होंने बनवाया था औरंगाबाद में, जो कि ताजमहल की बेकार कॉपी कही जाती है, फूहड़ कॉपी कही जाती है, क्योंकि ताजमहल की तर्ज पे ही इसको बनवाया गया है, लेकिन ये उतना अच्छा बना नहीं है। तो ये औरंगजेब ने एक प्रमुख यही निर्माण करवाया था। तो ये सभी शॉर्ट नोट जितने भी जो क्रिस्प नोट होते हैं अंतिम समय के लिए, हैंड रिटन नोट्स, वो सब लेने के लिए और टेस्ट के लिए एक ही ग्रुप है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले भातखंडे संगीत संस्थान काफ़ी फेमस है और इससे क्वेश्चन भी बनता है। तो इसकी स्थापना जो है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयासों से की गई थी। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 जुलाई 1926 को, 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम था मैरिस कॉलेज, लेकिन 1960 में इसका नाम बदला गया था और भातखंडे संगीत संस्थान इसका नाम रखा गया था, इन्हीं के नाम पर, पंडित विष्णु नारायण के नाम पर। और इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी दर्जा प्राप्त है। 2001 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे प्रयाग संगीत सम्मेलन। ये जितने भी संस्थान है इसमें मैचिंग में आता है कहाँ पे स्थित है, या फिर ईयर मैचिंग में आ जाता है कि कब ये बना था। तो प्रयाग संगीत सम्मेलन जो है ये 1926 में आया था और प्रयागराज में स्थित है प्रयाग संगीत सम्मेलन। राज्य ललित कला अकादमी ये 1962 में बनी थी लखनऊ में। 1962 में राज्य ललित कला अकादमी बनी थी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी 1963 में बनी थी लखनऊ में। राष्ट्रीय कथक संस्थान ये 1975 में बना था लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश जैन विद्या संस्थान जो है 1990 में बना था लखनऊ में। ये इतनी चीज़ें जो है कई बार रिपीट कर चुकी हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। वैसे हम यूपी का जो PYQ है उसको भी करेंगे और बहुत सारे PYQ पहले हो गए हैं। आपको प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ के वीडियो जो स्टार्टिंग वाले हैं सभी वीडियोस देख लीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से भी हम करेंगे। अब ख्याल शैली के बारे में पूछा जाता है किसका किसका मिक्सचर है, तो ये ध्रुपद शैली का है और ईरानी शैली को मिला के ख्याल शैली बनी है। और ख्याल शैली का डेवलपमेंट किसने किया था? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो किसके दरबार में था? तो अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट यहाँ पे अब घरानों पे आते हैं, प्रमुख जो संगीत घराने हैं। तो घरानों में यहाँ पे पहला जो घराना है वो है आगरा घराना, और ये फेमस था ख्याल के लिए, ध्रुपद के लिए, धमार के लिए। तो ध्रुपद, धमार, ख्याल जो है आगरा घराने से संबंधित है। और जो प्रमुख व्यक्ति हैं आगरा घराने से वो है अलखदास और मलुकदास। सिर्फ ये दो नाम बहुत अच्छे से याद रखने हैं, अलखदास और मलुकदास आगरा घराने से संबंधित व्यक्ति हैं। कुछ अन्य गायक हैं जो आगरा घराने से हैं, जैसे फैयाज खान है, पंडित विशंभर दीन है। 3-4 नाम ही आपको याद रखने हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट होंगे। अलखनाथ मलुकदास जो है ये आगरा घराने से संबंधित है। और आगरा घराने की एक अन्य शाखा भी है जो कि है कव्वाल बच्चा घराना। तो कव्वाल बच्चा घराने का संबंध कहाँ से है? तो आगरा घराने से इसका संबंध है, उसकी एक शाखा है ये। तो अब यूपी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए पूछे जा सकते हैं। अगर इस बार वाले पेपर की बात करें तो आगरा घराना, यहाँ पे घराने वगैरह पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे लखनऊ घराना की बात करें तो अवध की कला का इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। और ये लखनऊ घराने का जो डेवलपमेंट करने का काम था सबसे ज़्यादा नवाब वाजिद अली शाह ने किया था। और ये खुद जो है रहस्य नृत्य करते थे, ठुमरी के अच्छे लेखक थे, ठुमरी गाते भी थे। और इन्होंने जो ठुमरी की रचनाएं की हैं या जो गाते थे वो किस उपनाम से गाते थे नवाब वाजिद अली शाह? तो अख्तर पिया उपनाम से। अब सीधे सीधे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अख्तर पिया किसका उपनाम था? तो वाजिद अली शाह का। अब लखनऊ घराना जो है कत्थक के लिए बहुत फेमस था। तो कत्थक के लिए विंदाधीन फेमस है, शंभू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं, बिरजू महाराज, कालका महाराज और अच्छन महाराज।
जितने महाराज हैं सब यहाँ पे कथक से संबंधित हैं। बिंदादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज, तो कोई को भी इनके घराने से मैच करने को आ सकता है, सभी लखनऊ घराने के हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ख्याल और ध्रुपद गायन में, तो यहाँ पे लखनऊ घराने में खुर्शीद अली खां जो है ख्याल के पितामह इनको कहा जाता है, काफ़ी फेमस नाम है खुर्शीद अली खां। इसके अलावा सूरज खां, छज्जू खां, दूल्हे खां, रहीमन बाई और चंद्राबाई। रहीमन बाई और चंद्राबाई ये कहाँ से संबंधित है? लखनऊ घराने से, ध्रुपद गायक हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अब पखावज भी यहाँ पे लखनऊ घराने में पखावजी भी थे। तो कोदव सिंह, पंडित सखाराम और अयोध्या सिंह का नाम याद रखना है। कोदव सिंह, पंडित सखाराम और अयोध्या सिंह पखावजी थे, ये पखावज से संबंधित है। ये भी एक वाद्य यंत्र होता था। तो ये लखनऊ घराने के इतने लोग फेमस हैं। सबसे पहले वाजिद अली शाह, फिर कथक के लिए जितने महाराज हैं और बिंदादीन वगैरह, ख्याल के लिए खुर्शीद अली खां, जितने दूल्हे खां, छज्जू खां, ये सभी लोग हैं। इसके अलावा पखावज के लिए कोदव सिंह, पंडित सखाराम, अयोध्या सिंह। लखनऊ घराना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से देख लीजिएगा। फिर बनारस घराना आता है और ये ख्याल के लिए, ठुमरी के लिए, टप्पा के लिए, कजरी, चैती, इसके अलावा ध्रुपद, धमार, गजल, भजन वगैरह ये बनारस घराने की विशेषता थी। यहाँ की जो ठुमरी की गायिकाएँ हैं वो काफ़ी फेमस हैं, जैसे इमाम बाई हैं, इमाम बाई, चित्रा बाई, और ये जितनी मैना, छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूल बाई, मोती केसर, राजेश्वरी, गौहर, सिद्धेश्वरी देवी काफ़ी फेमस है। सिद्धेश्वरी देवी, वागेश्वरी देवी और गिरिजा देवी से क्वेश्चन भी आ चुका है। गिरिजा देवी जो है ठुमरी गायक थी। तो ये सभी जो गायिकाएँ हैं ये बनारस घराने से संबंधित हैं। एक दो बार इसको पढ़ लेंगे तो ऑप्शन आएगा, तो दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट बात करेंगे कथक के बारे में। तो ये बनारस घराने में भी कथक फेमस था। सितारा देवी जो थी ये बनारस घराने से संबंधित थी, कथक डांसर थी। इसके अलावा अलखनंदा, पंडित शिवनंदन, रामदास मिश्र, ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है सितारा देवी हैं, कथक से संबंधित बनारस घराने की। फिर तबला से, बनारस में तबला भी वादन प्रसिद्ध था। तो किशन महाराज जो हैं, जितने महाराज थे सभी कथक से संबंधित थे लखनऊ घराने के, लेकिन यहाँ पे किशन महाराज और गुदई महाराज याद रखिएगा, दोनों बनारस घराने से हैं और तबला से संबंधित हैं। किशन महाराज और गुदई महाराज जो है तबला से संबंधित हैं, बनारस घराने से। कंठे महाराज भी इसमें आएंगे, अनोखी लाल आएंगे। ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है किशन महाराज, गुदई महाराज। फिर सहनाई वादक कुछ यहाँ पे बनारस घराने में थे, जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये काफ़ी फेमस है, मतलब बहुत फेमस है सहनाई की फील्ड में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये बनारस से संबंधित थे और पंडित राम सहाय मिश्र भी बनारस से संबंधित थे। पखावज की बात करें तो अमरनाथ मिश्र, भोलानाथ पाठक, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं यहाँ पर। सितार की बात करें पंडित रविशंकर जो है ये बनारस से संबंधित है। तो यहाँ पे सितार पंडित रविशंकर और सहनाई बिस्मिल्लाह खां, ये दोनों लोग जो हैं ये दोनों फेमस व्यक्ति कहाँ के हैं? तो ये बनारस घराने से संबंधित हैं। इसके अलावा वायलिन से ही संबंधित है। वायलिन जो होता है, जितने तरह के सितार वगैरह या फिर जो गिटार जो भी होता है उसमें जिसमें तार लगे होते हैं उसको वायलिन बोलते हैं। तो एन राजम जो है वायलिन से संबंधित हैं, एन राजम। इसके अलावा ठाकुर जयदेव सिंह, ये संगीत के पितामह इनको कहा जाता है, ठाकुर जयदेव सिंह को। तो यही अलग से पूछा जा सकता है और ये बनारस से ही संबंधित थे, ठाकुर जयदेव सिंह। अगला जो घराना है वो है इटावा घराना। अब प्रयागराज वाला जरूर देखिएगा, प्रयागराज वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने इसमें व्यक्ति हैं। इटावा घराना की बात करें तो इसको गौरीपुर घराने के नाम से भी जाना जाता है और इसकी विशेषता है सितार वादन। यहाँ के प्रमुख जो व्यक्ति थे वो थे ध्रुव तारा जोशी, इटावा घराने से संबंधित थे, या फिर गौरीपुर घराना मिल सकता है, और विलायत खां, इनायत खां। इटावा घराने से संबंधित है ध्रुव तारा जोशी, विलायत खां और इनायत खां। नेक्स्ट है यहाँ पर रामपुर घराना। रामपुर घराना जो है ख्याल गायकी से संबंधित है और इसके संस्थापक थे नेमत खां सदारंग। नेमत खां सदारंग, अब जिसके संस्थापक इंपॉर्टेंट होंगे वही संस्थापक हम देखेंगे। रामपुर घराने के संस्थापक नेमत खां सदारंग। और प्रमुख और व्यक्ति कौन थे यहाँ पर? तो उस्ताद अमीर खां, घसीट खां, जैनू खां। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सदारंग वाला नाम, रामपुर घराने की स्थापना इन्होंने की थी। अब यहाँ पे है अलीगढ़ घराना या फिर अतरौली घराना। अतरौली घराना जो है ध्रुपद गायन से संबंधित है। प्रमुख व्यक्ति जो है मल्लिकार्जुन मंसूर चांद हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर सहारनपुर घराना, इसमें जो प्रमुख व्यक्ति थे जाकिरुद्दीन खां, नसीर फयाजुद्दीन डांगर, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम देखेंगे। यहाँ पे अगला जो घराना है वो है शाहजहाँपुर घराना। ये सरोद वादन इसकी विशेषता थी। प्रमुख व्यक्ति है काजिम अली, सखायत खां, इलियास खां। नेक्स्ट है भिंडी घराना, ये इंपॉर्टेंट है भिंडी घराना, और ये बम्बई से संबंधित है भिंडी घराना। अब यूपी से बाहर भी हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि लता मंगेशकर जी ने भी यहाँ से मतलब सीखा था, अपने जो गायन शैली है यहाँ से सीखी थी। संस्थापक की बात करें तो उस्ताद छज्जू खां थे, इसके संस्थापक याद रखना है, उस्ताद छज्जू खां भिंडी घराने के संस्थापक थे। अन्य व्यक्ति यहाँ पे कौन कौन है प्रमुख भिंडी घराने के? तो नजीर खां, खादिम हुसैन। लता मंगेशकर भी इसी घराने से संबंधित थी।
नेक्स्ट बात करते हैं प्रयागराज के कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं। वैसे अलग से प्रयागराज घराना नाम नहीं दिया गया है, लेकिन प्रयागराज के बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे केसर बाई और जानकी बाई। ये जानकी बाई जो है इनको छप्पन छुरी भी कहा जाता था, तो ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, छप्पन छुरी किसको कहते थे? जानकी बाई को, प्रयागराज से संबंधित है। इसके अलावा कृष्णा देवी हैं, मुनीर खातून बेगम है, ये सभी गायिकाएं थीं। अब प्रयागराज के सरोद वादक कौन थे? तो ये जो करामत उल्ला खां है ये सरोद वादक थे। बांसुरी वादक में सबसे प्रसिद्ध नाम जो है हरिप्रसाद चौरसिया, ये हरिप्रसाद चौरसिया जो है प्रयागराज से संबंधित थे। इसके अलावा रघुनाथ सेठ थे। तबला वादक की बात करें तो यूसुफ खां और प्रोफेसर लाल जी, ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तबला वादन में यूसुफ खां और प्रोफेसर लाल जी जो हैं ये प्रयागराज से संबंधित थे। सारंगी की बात करें तो नजीर खां सारंगी से संबंधित थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पर हरिप्रसाद चौरसिया हो जाता है और केसर बाई जानकी बाई हो जाता है। ये दोनों नाम प्रयागराज से संबंधित है तीनों। नेक्स्ट बात करेंगे कुछ लोकगीत और स्थल। तो आल्हा, हरदौल, पबारा, ईसुरी फाग ये सभी बुंदेलखंड एरिया से संबंधित हैं। बिरहा और कजरी जो है पूर्वांचल से संबंधित है, मुख्यतः वाराणसी और मिर्ज़ापुर से। बहत्तरवील, लावनी, लावनी मुख्यतः महाराष्ट्र का है, लेकिन ये रुहेलखंड वाले एरिया में भी होता है। चैती, लावनी, बहत्तरवील, तो ये सभी रुहेलखंड से संबंधित हैं। लेकिन अगर अलग से ऑप्शन आ जाए, सभी यहाँ पर अगर यूपी के हों और बीच में अगर लावनी आ जाता है, अलग से आ जाता है और पूछना जाए कि निम्न में से कौन सा भिन्न है इस तरह की चीज़ें, तो लावनी उसमें अलग होगा क्योंकि मूल रूप से ये यूपी का नहीं है। रसिया और होली जो है ब्रजभूमि से संबंधित हैं। ढोला जो है मुख्यतः राजस्थान का है, लेकिन राजस्थान से ही सटा हुआ आगरा है, तो आगरा में भी ये ढोला गीत प्रसिद्ध है। सोहर की बात करें तो अवध और पूर्वांचल वाले एरिया में सोहर होता है। और इसके अलावा रागिनी जो है ये पश्चिमी क्षेत्र का यहाँ पे लोकगीत है। तो ये सभी लोकगीत हैं। वैसे यूपी स्पेशल का एक अलग से भी वीडियो है, यूपी जीके आप डालेंगे, यूपी जीके ब्रेक टाइम क्लासेस, तो उसमें एक बहुत बड़ा सा वीडियो मिलेगा, मतलब 45-47 मिनट का वीडियो है, वो पूरा देख लेते हैं आप, तो यूपी की लगभग चीज़ें उससे कवर हो जाएंगी। और वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, सभी नोट्स वगैरह के लिए या टेस्ट ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया इस पर व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।